बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिनकी देश को जीडीपी को बढ़ाने में, देश की औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने में बहुत ज्यादा योगदान है। रतन टाटा जी वो अधिकारी कोई भी लाखों करोड़ों लोगों के बराबर उनका ठीक है जी। 1500 करोड़ दिए थे कोरोना के टाइम पे। हाँ, आइए अब शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 59। मुझे तो रात भर यार बहुत मैं मतलब बहुत दुख हुआ, मैं रात भर सो भी नहीं पाया सही से ये न्यूज़ सुन के रतन टाटा जी की। आपको पता है कि मैं सोशल मीडिया पे, आप मेरा कभी ट्विटर अकाउंट खोल के देखोगे तो मैं ट्विटर पे एक ही जो है पर्सन को फॉलो करता हूँ, और हर जगह हमने गाड़ी भी खरीदी है। जैसे मैं रेंज रोवर भी लेकर आया तो वो भी रतन टाटा जी की कंपनी है, हमारी देसी गाड़ी है। हम अभी टाटा सफारी लेकर आए, वो भी टाटा जी की कंपनी की गाड़ी है। मुझे उनसे, हम कोई सामान, कोई प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक लेके आते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके आते हैं, वो भी हम क्रोमा से लेके आते हैं, क्योंकि वो जो है रतन टाटा जी की जो है एंटरप्राइज है। चलो शुरू करें। सवाल नंबर 59। 25 पूर्णांकों का एवरेज 0 है, धनात्मक पूर्णांकों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होगी, ये बताइए। आज की क्लास का पहला सवाल, आज की क्लास का पहला सवाल। 25 पूर्णांकों का एवरेज शून्य है, हमारे पास 25 पूर्णांकों का एवरेज 0 है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सोचो जरा इस सवाल का आंसर क्या होगा, सोचो। अगर आपके पास 25 इंटीजर है, 25 इंटीजर्स का एवरेज 0 है, एवरेज, तो इन 25 इंटीजर्स का सम क्या होगा, 0 होगा। अगर एवरेज 0 है तो 25 इंटीजर का सम क्या होगा, 0 गुणा 25, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 25 पूर्णांकों का योग 0 है। पूछा है मेरे दोस्तों कि कितने पॉसिबल, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक अधिकतम कितने हो सकते हैं। अगर मेरे पास मेरे दोस्तों 25 इंटीजर्स हैं, मैं अगर सारे के सारे पॉजिटिव ले लूंगा, अगर मैं सारे के सारे पॉजिटिव ले लूंगा मेरे प्यारे भाई, तो सम तो जीरो नहीं आ पाएगा, सम तो जीरो नहीं आ पाएगा। मुझे क्या करना है, सवाल के अनुसार मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है, तो मैं सारे के सारे 25 तो पॉजिटिव नहीं ले सकता कि फिर सम भी पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 24 इंटीजर्स पॉजिटिव ले लूं, अगर मैं 24 इंटीजर्स पॉजिटिव ले लूं और 25वां जो इंटीजर है, 25वां जो इंटीजर है वो मैं इतना नेगेटिव ले लूं, 25वां इंटीजर में इतना नेगेटिव ले लूं कि 24 इंटीजर्स का सम और ये 25वां इंटीजर्स में इतना नेगेटिव लेता हूं कि कट जाए, ये कट जाए, यानी कि इनको ऐड करके जीरो आ जाए, तो हो जाएगा कि नहीं मेरे भाई। इस सवाल का आंसर 12 नहीं है, इस सवाल का आंसर 24 है, 24। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कृपया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और मेरे प्यारे भाई तब सवाल करना। 25 इंटीजर्स का एवरेज 0 है, व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स के मैक्सिमम कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। अगर 25 इंटीजर्स का एवरेज 0 है तो 25 इंटीजर का सम भी 0 होगा। अगर मैं सारे के सारे 25 इंटीजर पॉजिटिव ले लूंगा तो इनका सम भी पॉजिटिव आएगा, मुझे सम 0 रखना है, तो भैया मैं 25 तो पॉजिटिव नहीं ले सकता। अगर मैं 24 इंटीजर्स पॉजिटिव लेता हूं और मैं 25वां इंटीजर इतना नेगेटिव ले लूं, इतना माइनस में ले लूं कि इनको ऐड करके 0 हो जाए, पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सपोज 24 इंटीजर्स को जोड़ के x आ रहा है और 25 इंटीजर को जोड़ के माइनस x आ रहा है, तो x से माइनस x कट के क्या आ गया बेटा, 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैं मैक्सिमम कितने इंटीजर्स पॉजिटिव ले सकता हूं, 24 इंटीजर्स में पॉजिटिव ले सकता हूं मैक्सिमम, 24 से ज्यादा नहीं ले सकता। ये बहुत फेमस सवाल है, लेटेस्ट आया है, ये करके बताओ। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही। द एवरेज ऑफ 1088 रियल नंबर्स इज 0, 1088 वास्तविक संख्याओं का एवरेज 0 है, उनमें से मैक्सिमम कितने जो है नेगेटिव हो सकते हैं, एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी नेगेटिव, कितने अधिकतम नेगेटिव हो सकते हैं। अगर 1088 संख्याओं का एवरेज 0 है तो इन 1088 संख्याओं का सम भी 0 होगा। कितनी संख्या, 1088 रियल नंबर है, बोला मैक्सिमम कितने मेरे दोस्तों नेगेटिव हो सकते हैं, नकारात्मक हो सकते हैं। अगर मैं सारी की सारी संख्या नेगेटिव ले लूंगा तो सम भी नेगेटिव आएगा, फिर एवरेज भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि मैं सारी संख्या तो नेगेटिव नहीं ले सकता। मुझसे कहा गया कि मैक्सिमम कितने नंबर नेगेटिव ले सकते हो, तो अगर सपोज मैं 1088 से एक कम, अगर मैं 1087 संख्या नेगेटिव ले लूं, 1087 ये सब मैं नेगेटिव ले लेता हूं, और जो आखिरी संख्या बचेगी, टोटल 1088 है ना, जो आखिरी संख्या बचेगी वो मैं इतना पॉजिटिव ले लूं कि भाई इनका सम और इनका सम 0 हो जाए, यानी कि ये माइनस ये प्लस कट के 0 हो जाए, तो एवरेज भी 0 हो जाएगा। तो मैं मैक्सिमम 1087 नंबर नेगेटिव ले सकता हूं, मैक्सिमम 1087 नंबर्स नेगेटिव ले सकता हूं। ठीक है, तो ये सवाल में सॉल्व कुछ नहीं करना, बस कॉमन सेंस लगाना है। ये बताओ बेटा, करो 2 क्वेश्चन और ऐसे, फिर अगला टाइप आएगा। अच्छा नहीं मेशिन, हाँ सिर में दर्द हो रहा है यार, क्या हुआ। करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है, क्या आंसर है। बारह है, 13 अलग अलग पूर्णांकों का एवरेज 58 है। देखो सवाल में साफ साफ बोल दिया है, 13 अलग अलग इंटीजर्स हैं, उनका एवरेज 58 है, अलग अलग है। कितनी संख्याएं 58 से ज्यादा हो सकती हैं, आप मुझे बताओ। हमारे पास 13 संख्याएं हैं, 13 13 मेरे पास संख्याएं हैं, उनका एवरेज 58 है, कितनी संख्याएं 58 से ज्यादा हो सकती हैं।
मैक्सिमम। तो भैया अगर मैं सारी संख्या 58 से ज्यादा लूंगा तो एवरेज भी 58 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई मैं सारी संख्या 58 से ज्यादा नहीं ले सकता। अगर मैं मैक्सिमम 13 में से 12 संख्या 58 से ज्यादा ले लूं, 12, ये सारी संख्या मैंने 58 से ज्यादा ले ली सारी, और मैंने 13वीं संख्या को इतना कम ले लिया, 13वीं संख्या को मैंने इस तरीके से एडजस्ट करके ले लिया मेरे प्यारे भाई कि एवरेज 58 पे बैलेंस हो जाए, तो यानी कि मैं मैक्सिमम 12 संख्या 58 से ज्यादा ले सकता हूं। आगे आ जाओ, सवाल नंबर 62। ये बेहतरीन सवाल है। 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज 13 है, इन संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी संख्या का मैक्सिमम मान क्या है? लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का बताइए। यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी थी कि 15 अलग अलग नेचुरल नंबर का एवरेज 15 है। हमारे पास 15, ये ध्यान रखिएगा बेटा, आप ना एक ही बात पढ़ते हो दूसरी बात को भूल जाते हो। 15 अलग अलग संख्याएं हैं, अलग अलग, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका एवरेज 13 है। इन संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी संख्या की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? दूसरी सबसे बड़ी संख्या की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो भाई एक बात बताओ, अगर हमारे पास 15 संख्याएं हैं, 15, उनका एवरेज 13 है, तो इन 15 संख्याओं का सम कितना होगा? अगर बेटा हमारे पास 15 संख्याएं, 15 संख्याओं का एवरेज 13 है, तो 15 संख्याओं का सम कितना होगा? 15 गुना 13 कितना हो जाएगा दोस्त? 195, 195। अगर 15 अलग अलग संख्याओं का एवरेज 13 है तो 15 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 15 गुना 13, 195। सवाल पूछा इन संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी संख्या की मैक्सिमम वैल्यू, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? देखो ये मान लिया कि ये सबसे बड़ी संख्या है, माना ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी, तो ये दूसरी सबसे बड़ी हो जाएगी, ये निकालनी है। यानी कि मुझे इतना क्लियर है कि ये दोनों संख्याएं सबसे बड़ी रखनी है। ये जो दोनों संख्याएं हैं मुझे पता है ये दोनों संख्याएं सबसे बड़ी रखनी है। ये सबसे बड़ी संख्या लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट, और ये सेकंड लार्जेस्ट। हमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या की वैल्यू निकालनी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये दोनों संख्या हमें सबसे बड़ी रखनी है, 15 संख्याएं टोटल, इनका सम 195। अगर ये दोनों संख्याएं सबसे बड़ी रखनी है तो बाकी संख्याएं सबसे छोटी रखनी पड़ेंगी। आप बताओ, अगर हमारे पास 15 लोग हैं, 15 लोगों में से 2 लोगों को अमीर बनाना है, अमीर, तो बाकी के 13 लोग गरीब बनाने पड़ेंगे। अगर टोटल 15 लोग हैं, 15 में से 2 लोगों को अमीर बनाना है, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट, तो बाकी के बचे 13 लोगों को गरीब बनाना होगा, तो यानी कि बाकी 13 संख्याएं सबसे कम लेनी पड़ेंगी। और भैया सारी संख्याएं अलग अलग होनी चाहिए, सब अलग अलग होना चाहिए, सब नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो बताओ मैं 13 संख्याएं क्या ले सकता हूं कि सब अलग अलग भी हो और कम से कम भी हो? तो भैया मैं ये 13 जो संख्याएं मैं ये ले सकता, यही लूंगा केवल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्योंकि ये अलग अलग। आप कहोगे सर सबको 1 1 ले लो, 1 1 नहीं ले सकते। अगर आपने सबको 1 1 ले लिया तो अलग अलग कहां रहा? संख्याएं सारी अलग अलग भी होनी चाहिए और कम से कम भी होनी चाहिए। तो कम से कम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यही हो सकता है, और ये सारी के सारी नेचुरल नंबर है। यानी कि 15 संख्याओं में से मुझे 13 संख्याएं तो ये लेनी पड़ेंगी, और इनका सम क्या आ जाएगा? तो इनका सम आ जाएगा बेटा, ये सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा? n गुना n प्लस 1/2, 13 गुना 14/2 कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा, 91, 91 आ गया। आप बोलोगे सर 91, यानी कि अगर टोटल 15 संख्याओं का सम 195 है, 195 से 91 इनका सम हो रहा है, तो इन दोनों संख्याओं का सम कितना होना चाहिए? 104। 195 में से इन 13 संख्याओं का सम 91, तो बचा कितना? 104, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट का सम 104 होना चाहिए, होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 104 है मेरे प्यारे, ये सबसे बड़ी, ये सेकंड लार्जेस्ट। अगर मैं इनको आधा आधा कर देता हूं, 104 का आधा आधा 52 52, तो बेटा ये अलग अलग तो रही नहीं, फिर तो ये अलग अलग कहां नहीं, तो बराबर बराबर होगी। यानी मैं 104 का आधा आधा नहीं कर सकता 52 52, तो फिर मैं क्या करूंगा? जब 52 52 नहीं कर सकता, ये बड़ी रखनी है छोटी रखनी है, तो एक काम करता हूं, इसको मैं 51 कर लेता हूं और इसको 53 कर लेता हूं। ये हो जाएगा कि नहीं? 51 53 तो कर सकता हूं, अलग अलग हो जाएगा, तो ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी 53, और सेकंड लार्जेस्ट जो संख्या होगी वो 51 होगी, 51। तो सवाल का जो आंसर है वो 51 है। सबसे बड़ी संख्या की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 51 होगी। समझ में आया? अगर समझ में आया तो अगला सवाल करके बताओ 63वां। ये करो जल्दी से सब लोग। ये समझ में आ गया? तो करें 50 और 54 भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं इसको 50 इसको 54। हाँ जी, आगे मैं, ये तो सबको समझ में आ गया भाई, ये समझ में आ गया? तो करें 50 और 54 भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं इसको 50 इसको 54 पर। आपसे पूछा क्या है? दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान। अब दूसरी सबसे बड़ी संख्या यहाँ है 51, 51 बड़ा होता है कि 50 बड़ा होता है? तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या तो 51 हुई ना, 50 थोड़ी ना हुई। जब मैं दूसरी सबसे बड़ी संख्या 51 बना सकता हूं तो मैं 51 आंसर लूंगा, 50 थोड़ा ना लूंगा। करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर सवाल की डिमांड क्या है कि जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या उसे अधिकतम लो, इसलिए मैं इसे 50 नहीं लूंगा। ये फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर है, और पहले 13 नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला लगा दिया बेटा, n इंटू n प्लस 1/2, 13 गुना 14/2 91। राम गुज्जर जी आइए बेटा अगला सवाल करो, सवाल नंबर 63। अच्छा सवाल एक बार रिपीट करके दोबारा देखना पड़ेगा आपको। 1 से 50 तक की उन संख्याओं का एवरेज बताओ जो 2 या 5 की मल्टीपल हैं अप टू 1 डेसिमल प्लेस। सवाल में आपसे पूछा 1 से लेकर 50 तक उन सभी संख्याओं का एवरेज आपको बताना है जो या तो 2 की मल्टीपल हैं या 5 की मल्टीपल हैं।
बताओ 1 से लेके 50 तक कौन कौन सी संख्याएं जो 2 से कटती हैं? तो मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इस तरीके से कहां तक 50 तक 1 से लेके 50 तक लेना है 50 तक। तो कितनी संख्या आएगी मेरे प्यारे भाई? ये संख्याएं आ चुकी हैं दोस्तों 2 4 6 8 10 12 अप टू 50। ठीक है, ये कितनी संख्याएं आ गई मेरे प्यारे भाई जल्दी से बताएं? 25 संख्याएं। ये कितनी संख्याएं आ चुकी है मेरे दोस्तों? 25। ये 25 संख्याएं वो हैं जो 2 की मल्टीपल हैं। सवाल में आपसे पूछा है, ये बहुत अच्छा सवाल है, 1 से लेके 50 तक की उन सभी संख्याओं के एवरेज बताओ जो या तो 2 की मल्टीपल हैं या तो 2 से कटती हैं 5 से कटती हैं। तो 2 4 6 8 10 से 2 का पहाड़ा ही तो है, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 8 2 पंजे 10 2 छक्का 12 2 का पहाड़ा ही तो 50 बार 2 25 25 बार। अब आप पूछा तो 5 के कौन कौन से मल्टीपल हैं? तो 5 के मल्टीपल होते हैं 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 चौक 20। लेकिन एक परेशानी है, ये 10 और 20 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पर भाई। 2 के पहाड़े में 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 भी आएगा। तो ये जो 10 20 30 40 है तो 2 के पहाड़े में पहले आ चुका। तो आप यहाँ 10 20 नहीं लोगे, आप यहाँ 10 और 20 नहीं लोगे, ये तो ऑलरेडी 2 के पहाड़े में ले लिया हमने। हमें यहाँ केवल 5 के ऑड मल्टीपल लेने, केवल 5 के ऑड मल्टीपल यानी कि 5 15 25 35 45। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, क्योंकि 5 के इवन मल्टीपल तो ऑलरेडी 2 के पहाड़े में आ चुके। बन गई? अपलोड करवाओ। ठीक है भाई, यानी कि आपको इन सब संख्याओं का एवरेज निकालना है। समझ में आया? आपको इन सब संख्याओं का एवरेज निकालना है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ये वो संख्या है 150 1 से लेकर 50 तक जो या तो 2 से कटती हैं या 5 से कटती हैं, इनका एवरेज निकालना है। अगर मैं इनका एवरेज निकालना चाहूंगा तो पहले इन सबको जोड़ो, फिर मेरे दोस्तों काउंट करो, या फिर मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा। अभी मैंने समझा ये कितनी संख्या बेटा? 25 संख्या, 2 4 6 8 10 25 संख्या। इन 25 संख्याओं का एवरेज कितना है? इन 25 संख्याओं का एवरेज कितना है मेरे भाई? जवाब दीजिएगा। अगर आपके सामने 2 4 6 8 2 से लेकर 50 तक लिखे जाएं लगातार नंबर, तो इनका एवरेज क्या आएगा? पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर दो, 2 और 50 52 का आधा 26, इनका एवरेज 26 आ जाएगा। 26। ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या बेटा, 5 संख्या। इनका एवरेज क्या आ जाएगा? इनका एवरेज आ जाएगा बीचों बीच में 25 आ रहा है 25, इनका एवरेज 25 आ जाएगा 25। आपसे पूछा सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा? सभी संख्याओं का एवरेज। तो अगर मुझे सभी संख्याओं का एवरेज निकालना है तो क्या मैं यहाँ पे डेविएशन नहीं लगा सकता? वेटेड एवरेज नहीं लगा सकता? आप मुझे बताओ, ये 25 संख्याएं लिखी हुई हैं आपके सामने, ये 1 2 3 4 5 संख्याएं लिखी हुई हैं, तो यानी कि इनका रेशियो क्या है? संख्या किस अनुपात में? 5:1 के रेशियो में। 5:25 5 का रेशियो 5 1 हो गया भाई। इनका एवरेज 26 है, इनका एवरेज कॉन्जिक्यूटिव एपी में है 25 है। तो सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा? आप वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो, डेविएशन भी लगा सकते हो। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? आ जाएगा 26 पंजे 130, 25 एकम 25, 130 और 25 आ गया जी 155 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना हो जाएगा जी? 5 और 1 6 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे जवाब देंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 के बाद आपका 3 बच जाएगा, 6 पंजे 30 5 6 48, तो अप्रॉक्स 25.8 के करीब आएगा। तो आंसर है मेरे दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, अप्रॉक्स 25.8। बहुत अच्छा सवाल है, समझ में आया होगा आप लोगों को। अरे कुछ तो बोलो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 64 64 नंबर क्वेश्चन, सवाल नंबर 64। ये बताएं बच्चे, करो जल्दी से। सब मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, मैं एसएससी जीडी भर सकता हूं, बिल्कुल भर सकते हो, अभी तो जीडी के फिजिकल में टाइम है ना जी। ए बराबर 1/7, बी बराबर 1/8, एबीसी का एवरेज 1/13 है, तो सी का मान क्या है? देखो इस सवाल में कुछ नहीं है, केवल ये कैलकुलेशन है। सवाल में आपसे कहा है कि ए बी सी का एवरेज 1/13 है, तो हमें बताओ अगर तीन संख्याओं का एवरेज 1/13 है तो इन तीनों संख्याओं का सम क्या होगा? कौन मुझे करके बताएगा मेरे प्यारे भाई? अगर तीन संख्याओं का एवरेज 1/13 है तो तीनों संख्याओं का सम क्या होगा? एवरेज को 3 से गुणा कर देंगे, 3/13 आ जाएगा। सही है? आप बोलोगे हाँ सर। ए का मान 1/7 है, बी का मान 1/8 है, आपको क्या करना है? सी का मान निकालना है। और इन तीनों संख्याओं का सम कितना हो रहा है बच्चों? 3/13। तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये उधर चला जाएगा। सी बराबर 3/13 माइनस 1/7 माइनस 1/8। क्या आप कर पाओगे बच्चों अब इस कैलकुलेशन को? आप बोलोगे हाँ जी सर, केवल कैलकुलेशन ही तो करनी है। अगर तीन संख्याओं का एवरेज 1/13 है तो सम क्या होगा? एवरेज को संख्या 3 है, 3 से गुणा कर देंगे, बराबर कर दिया। एलसीएम 13 गुणा 7 गुणा 8, 13 7 91 गुणा 8 क्या आएगा? 8 एकम 8 8 9 72 728। तो 13 7 56 बार जाएगा, 56 का 3 गुणा 168, 7 से जाएगा मेरे दोस्त 104 और 8 से जाएगा 91। तो 168 में से आप 195 जब आप घटाओगे, 195 आप घटाओगे 168 में से 195 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 27। तो माइनस का 27 बटे 728, माइनस 27/728 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। माइनस 27/728 बी ऑप्शन नहीं है भाई, डी ऑप्शन आंसर है। यार कैसे बच्चे हो आप? क्यों नहीं कर पाते हो आप? सिंपल ही तो कैलकुलेशन करनी है, इसमें तो कोई खास लॉजिक भी नहीं है। प्री के पेपर का सवाल है भाई। ए बराबर 1/7 है, बी बराबर 1/8 है, एबीसी का एवरेज 1/13 है, सी का मान क्या होगा? ये एवरेज के बेसिक सवाल चल रहे हैं जिनमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। एवरेज अगर दिया तो आपको तीनों संख्याओं का सम निकालना है। ए का मान दिया, बी का मान दिया, कैलकुलेशन करो, सी का मान निकालो, आगे आ जाइए। नेक्स्ट सवाल है जी आपके सामने 65। ये बताइए बच्चों, 65 कौन करेगा? सीजल 2022 का। Find the weighted arithmetic mean of first 10 natural numbers, the weights being the corresponding numbers, the weights being the corresponding number। ये सवाल सीजल 2022 में भी आया है और ये सवाल 2023 में भी आया था बेटा सीएचएसएल में। देखिए बच्चों, बहुत प्यारा सवाल, आपको मजा आएगा। ये सवाल मुश्किल नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि बच्चे सवाल की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाएंगे। जब इस सवाल की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाए तो सॉल्व कैसे करेंगे? आपसे पूछा फाइंड द वेटेड अरिथमेटिक मीन। वेटेड अरिथमेटिक मीन यानी कि वेटेड एवरेज, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आपसे वेटेड एवरेज पूछा है ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का, द वेट्स बीइंग द करस्पॉन्डिंग नंबर। ये पढ़िए, द वेट्स बीइंग द करस्पॉन्डिंग नंबर। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इस बात का मतलब क्या है? आपको पहली n नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है। पहले n नेचुरल नंबर कितने मेरे दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पहले n नेचुरल नंबर है। और मेरे दोस्तों वेट क्या है? वेट का क्या मतलब है मेरे प्यारे? व्हाट इज दिस वेट्स? आप हमें बताओ वेट्स का क्या मतलब है जल्दी से।
तो भैया अच्छा सवाल है भाई ये। वेट्स का क्या मतलब? वेट्स का मतलब है कि जैसे पहला नेचुरल नंबर एक है, एक लिखना है एक बार। अगला नेचुरल नंबर दो है, दो लिखना है आपको दो बार। फिर अगला नेचुरल नंबर तीन है, तीन लिखना है आपको तीन बार। फिर अगला नेचुरल नंबर चार है, चार आपको लिखना है चार बार। यानी कि जो नंबर है उसको उतनी ही बार वेटेज देना है। वेट्स बीइंग द करस्पॉन्डिंग नंबर, जो नंबर खुद है उसको उतनी ही बार वेटेज देना है, उसको उतनी ही बार लिखना है। और ऐसे चलता जा रहा है, यानी कि n कितनी बार लिखना है, फिर इस हिसाब से n लिखना है n बार, n कितनी बार लिखना है n बार लिखना है। और आपको मेरे प्यार में पहले भी पढ़ा चुका हूं कि इसका एवरेज कैसे निकालोगे आप। समझ में आया? बोलो क्या हुआ? ठीक है जी। मतलब समझे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस बात का? आपको पहले n नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है और हर नंबर का वेट जो है खुद वही है। यानी कि एक है, पहला नेचुरल नंबर एक होता है, एक एक बार लिखना है, दो दो बार लिखना है, तीन तीन बार लिखना है। जो नंबर है उसको उतनी ही बार वेटेज देके लिखना है, चार चार बार, पांच पांच बार, छह छह बार। अब इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है? सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम क्या आएगा बेटा? इनका सम क्या आएगा? मैं पढ़ा चुका हूं। एक एक दो, अगर मैं दो और दो को जोड़ूंगा तो चार होता है, चार का मतलब दो स्क्वायर। मेरे प्यारे अगर मैं तीन को तीन बार जोड़ूंगा तो कितना आएगा? तीन 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 नौ, तीन स्क्वायर। और ऐसे ही अगर n को n बार जोड़ा जाए तो n स्क्वायर। ये इनका सम आ गया। अब आप मुझे बताओ वन को लिख सकते हैं, वन स्क्वायर कितनी संख्याएं? ये कितनी संख्याएं लिखूं आपके सामने बताओ? एक लिखा है एक बार, दो लिखा हुआ है दो बार, तीन लिखा है तीन बार, चार लिखा है चार बार, और n कितनी बार लिखा है n बार लिखा है। ये इनका एवरेज आ जाएगा। ऊपर सम किया मैंने और नीचे मैंने काउंटिंग करी कितने नंबर हैं। अब बताओ, सिंपल सा फॉर्मूला है, सम ऑफ स्क्वायर फर्स्ट नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस वन इंटू टू n प्लस वन बटे 6। और नीचे सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है? n इंटू n प्लस वन बटे 2। मेरे प्यारे बच्चों आप हमें इस बात की जानकारी दीजिए कि n इंटू n प्लस वन कट जाएगा, दो से 6 तीन बार कटेगा तो आएगा 2n प्लस वन बटे 3। 2n प्लस वन बटे 3 इसका आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे सर ये तो बहुत सही निकला। आगे आइए नेक्स्ट सवाल नंबर 66 बताओ बच्चों। 66 श्रीकांत जी बिल्कुल एकदम, इसके बाद हम वही करने वाले हैं। करिए बच्चों अगला सवाल जल्दी से क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताए। हाँ कर पाए? नहीं हुआ। सवाल नंबर 66 पढ़िए। द एवरेज ऑफ x अकरिंग 5 टाइम्स एंड y अकरिंग 7 टाइम्स इज 37। आल्सो द एवरेज ऑफ x अकरिंग 7 टाइम्स एंड y अकरिंग 5 टाइम्स इज 35। द वैल्यू ऑफ y इज, y का मान क्या है? देखो अगर आप इसका एक बार पैटर्न पकड़ लिए तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे, लेकिन एक बार पैटर्न पकड़ना होगा। x अकरिंग 5 टाइम्स मतलब अगर x को 5 बार लिखा जाए, x को 5 बार लिखा जाए x x x x x, और y को 7 बार लिखा जाए y y y y y y इस तरीके से, फिर हम एवरेज निकालें तो एवरेज 37 आता है। अगर देखो कितनी संख्या होगी, अगर मैंने x को 5 बार लिखा और y को मैंने 7 बार लिखा तो ये टोटल संख्या तो 12 होगी ना। अगर 12 संख्याओं का एवरेज 37 आ रहा है तो 12 संख्याओं का सम कितना होगा? 37 गुणा 12। क्या मैं ये बात कह सकता हूं? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर x को 5 बार लिखते हैं y को 7 बार लिखते हैं तो जो है एवरेज 37 है। x को 5 बार लिखोगे तो क्या आएगा? 5x आएगा जोड़ के, y को 7 बार लिखोगे तो जोड़ के 7y आएगा मेरे प्यारे में। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अगली बात ये बोलिए, अगर हम एवरेज x को 7 बार लिखें, अगर हम एवरेज को 7 बार लिखते हैं, x को 7 बार लिखते हैं, x x x x 7 बार जोड़ेंगे, और y को 5 बार लिखते हैं, यानी कि y y y y 5 बार रिपीट करते हैं तो 5y आएगा जोड़ के, तो एवरेज 35 हो जाता है। एवरेज 35 हो जाता है, लेकिन संख्या तो 12 होगी ना। 7 5 12, 12 संख्याओं का एवरेज 35 है तो 12 संख्याओं का योग कितना होगा? 35 गुणा 12। अगर 12 संख्याओं का एवरेज जो है यहाँ पर 35 हो रहा है तो सम क्या होगा? 35 गुणा 12। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, तो दो इक्वेशन बन गई। अगर मैं इनको ऐड करता हूं, ऐड, तो यहां से x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा बेटा, 72। कितने बच्चे बात पकड़ लिए मेरी? ऐड करता हूं, देखो 5x प्लस 7x 12x, 7y प्लस 5y 12y, तो 12x प्लस y हो गया। राइट साइड में 12 कॉमन, 37 प्लस 35 72, 12 से 12 कट गया। अगर इनको ऐड करते हैं तो मेरा ये आ जाएगा x प्लस वाई 72। लेकिन अगर मैं इनको घटाता हूं, अगर मैं इनको घटाता हूं मेरे प्यारे, तो घटाओ जरा, इसमें से घटाओ, 5x में 7x घटाएंगे, माइनस का 2x प्लस का 2y, ये माइनस का 2x घटाइए जरा, माइनस का 2x प्लस का 2y कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? क्या आएगा? यहाँ से आप 12 कॉमन ले लीजिए, 37 माइनस 35 2 आएगा, तो 2 से 2 कट गया, 2 2 2 कट गया। यहाँ से मेरे दोस्तों माइनस x प्लस वाई आपका 12 आ जाएगा, 12 12 आ गया। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। सवाल y का मान पूछा, अब मेरे पास x प्लस वाई है, माइनस x प्लस वाई कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आप इनको भी ऐड कर दोगे, अगर आप इनको भी ऐड कर दोगे तो x तो कट जाएगा, तो 2y बराबर 72 प्लस 12 84, तो y का मान 42 आ जाएगा, 42। x का मान यहाँ से 30 आ जाएगा, y का मान 42 आ गया, x का मान 30 आ गया, सी ऑप्शन आंसर है। सर दशहरा की छुट्टी नहीं मिलेगा क्या? आज से लाइब्रेरी भी बंद हो गया। दशहरा तो सैटरडे का पड़ रहा है ना, सैटरडे का, तो सैटरडे तो छुट्टी रहती है भाई, अलग से कौन सी छुट्टी चाहिए फिर आपको? आइए अगला सवाल 67 नंबर करो, करिए अगला। सीडीएस 2030 के पेपर का एक एक लैंग्वेज का एक एक सवाल हम लेंगे। पी क्यू आर एस टी का एवरेज 280 है, पी आर टी का एवरेज 240 है, क्यू और एस का एवरेज क्या है? कुछ भी नहीं सवाल में, आपके सामने पांच संख्याएं, पी क्यू आर एस टी, डाटा बहुत आसान है, पी क्यू आर एस टी का एवरेज 280 है। अगर पांच संख्याओं का एवरेज 280 है तो पांच संख्याओं का सम कितना होगा? 280 का 5 गुना 1400।
अब इसमें से पीआरटी इनको हटा दीजिए। पीआरटी का एवरेज 240 है। अगर तीन संख्याएं पीआरटी का एवरेज 240 है तो इनका सम क्या होगा? 240 का 3 गुना। अगर सभी संख्याओं के एवरेज में से तीन संख्याओं का सभी संख्याओं के सम में से तीन संख्याओं का सम घटा दूंगा तो क्या बचेगा? क्यू प्लस एस सी तो बचेगा भाई। पांचों संख्याओं के योग में से पी क्यू पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी में से मैंने पीआरटी का सम घटा दिया तो 1400 माइनस 720 आ गया आपका 680। तो ये क्यू प्लस एस आ यानी कि क्यू और एस का सम आ गया। आपसे क्यू और एस का एवरेज पूछा है तो 680 बटे 2 340 आंसर आ गया 340। कुछ था ही नहीं इसमें। कर लोगे? ठीक है भाई। देखो ये बेसिक सवाल है, वन लाइनर क्वेश्चन है, एक एक टाइप का मैं एक सवाल करवा रहा हूं इसलिए मैं यहां पे कोई टाइप नहीं नाम लिख रहा। जनरली आपको पता है मेरे पढ़ाने का तरीका टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करके मैं पढ़ाता हूं, बट चूंकि यहां एक टाइप का एक ही सवाल हो रहा है तो यहां टाइप में नहीं लिख रहा। आप परेशान मत होना, लेकिन पढ़ा मैं आपको सीक्वेंस में ही रहा हूं, कुछ भी आपको ऐसे ओवर जंप नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 68 बताइए बेटा। 68 नंबर क्वेश्चन 2020 सीजल मींस के पेपर का सवाल है। करो जल्दी से करेंगे, जल्दी से करेंगे मेरे भाई, फटाफट करेंगे, फटाफट बनाओ। करिए। ए बी सी तीन संख्याओं का एवरेज सी से 2 ज्यादा है, ए और बी का एवरेज 48 है, डी सी से 10 कम है, सी और डी का एवरेज बताओ। देखो ये सवाल है, ये सवाल कैलकुलेशन वाले होते हैं, केवल आपको कैलकुलेशन करनी है और यहाँ कुछ नहीं है। जैसे आप ये देखो ए बी सी तीन संख्याओं का एवरेज सी से 2 ज्यादा है, तो ए बी सी तीन संख्याएं तो इनका एवरेज क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे 3, ये ए बी सी का एवरेज आएगा। ये सी से 2 ज्यादा है, ये सी प्लस 2 है। ए बी सी तीन संख्याओं का एवरेज क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे 3, ये सी से 2 ज्यादा है। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बताओ, ए और बी का एवरेज 48 है। अगर दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका एवरेज 48 है, तो उन दोनों संख्याओं का सम क्या होगा? 48 का दुगुना 96, 96 होगा 96। आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे बोला डी जो है सी से 10 कम है, डी की जो वैल्यू है वो सी से 10 कम है, ये आ गया। तो पूछा सी और डी का एवरेज क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सी और डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मेरे पास तीन इक्वेशन है, क्या मैं सॉल्व कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। बच्चों मुझे यहां से पता चल गया है कि a प्लस बी 96, ये a प्लस बी 96 में यहां नहीं रख सकता 96। अगर मैं ये a प्लस बी जो 96 है ये वैल्यू यहां रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 96 प्लस सी बटे 3 बराबर सी प्लस 2। तो आप मुझे बताओ क्या आएगा? 3c माइनस सी 2c बराबर 96 माइनस 90, यानी कि सी का मान 45 आ गया। तो सी का मान 45 आ जाएगा कैलकुलेशन पे। अब सी का मान 45 है तो 45 में से 10 घटाऊंगा 35, तो डी का मान 35 आ गया। आपसे पूछा है सी और डी का एवरेज, तो 45 और 35 सी और डी इनका एवरेज क्या है? 45 और 35 के बीच में 40, तो सी और डी का एवरेज 40 आ गया, बी ऑप्शन 40। खत्म। अब बताओ मींस का सवाल है, केवल इक्वेशन ही तो सॉल्व करनी थी। अब कोई बच्चा इसमें जबरदस्ती कोई लॉजिक ढूंढने लगे कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। हर सवाल को जबरदस्ती परेशान करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल मेथड वाले नॉर्मल सवाल भी पेपर्स में आते हैं, ये बताओगे बच्चों। अगला 69 नंबर क्वेश्चन करिए। दिल्ली हेड कांस्टेबल 2022, जवाब दीजिए जिसका क्या आंसर है। अमन's एवरेज स्कोर इन सीरीज ऑफ टेस्ट वाज y। अमन का जो एवरेज स्कोर एक टेस्ट सीरीज में y है। ही अपीयर्ड इन वन मोर टेस्ट, वो एक और टेस्ट देता है जिसमें उसका स्कोर z आता है। इफ अमन अपीयर्ड इन टोटल n टेस्ट, अगर अमन ने टोटल n टेस्ट दिए हैं तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज हिज एवरेज स्कोर फॉर ऑल द टेस्ट, तो कौन सा एक्सप्रेशन सभी टेस्ट के लिए एवरेज स्कोर बताता है? अगर अमन ने कुल n टेस्ट दिए हैं तो पूछा कौन सा एक्सप्रेशन मेरे दोस्तों उसके सभी टेस्ट का एवरेज बताता है। मेरे भाई अमन का एक टेस्ट सीरीज में स्कोर जो है एवरेज स्कोर y है, कितना है? y है मेरे दोस्तों, y है। अमन ने एवरेज स्कोर y है, एवरेज जो है वो y है। अमन ने एक और टेस्ट दिया जिसमें उसका स्कोर आया है z, एक और स्कोर दिया जिसमें स्कोर आया z। अगर अमन ने टोटल n टेस्ट दिए तो ये एक टेस्ट दिया, तो इस आखिरी टेस्ट देने से पहले कितने टेस्ट दिए अमन ने? n-1। थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। अमन ने कुछ टेस्ट दिए, अमन ने एक सीरीज में कुछ टेस्ट दिए जिसमें उसका एवरेज कितना है? y है। और अमन ने एक लास्ट टेस्ट दिया है जिसमें उसका स्कोर z आया है। अगर अमन ने टोटल n टेस्ट दिए तो अगर मैं लास्ट वाला हटा दूं, तो लास्ट वाले से पहले अमन ने कितने टेस्ट दिए होंगे? n-1, यानी कि n-1 टेस्ट में स्कोर y है, तो n-1 टेस्ट में मार्क्स कितने होंगे उसके? n-1 गुना y। आखिरी टेस्ट में मार्क्स कितने उसके? z। तो सारे टेस्ट के मार्क्स आ गए, इस सारे टेस्ट के मार्क्स आ गए। कुल टेस्ट कितने दिए उसने? n, तो बटे n। तो सभी टेस्ट का जो एवरेज स्कोर आएगा वो आएगा y into n-1 प्लस z बटे n, ए ऑप्शन। इसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है जी। आगे आएंगे सवाल नंबर 70, बस खत्म होने वाला है, इसमें 20 सवाल और बाकी है, शीट खत्म। ये बताओ जल्दी से 70 नंबर करो, करो मेरे भाई। सवाल का क्या आंसर है जल्दी से, सिर में दर्द हो रहा है यार आज। करो। सोनू, हरी और गोविंद की एज का एवरेज 30 साल है। यदि उनकी एज 4-5-6 के रेशियो में है तो सोनू और गोविंद की एज का अंतर बताओ।
तो सोनू, हरी और गोविंद की एज का रेशियो 4 5 6 है, उनकी एज का एवरेज 30 साल है। 3 लोगों की एवरेज एज 30 साल है, तो तीनों की टोटल एज क्या होगी? 3 से गुणा 90 साल। तीनों की कुल उम्र 90 साल होगी, जबकि तीनों की कुल उम्र है कितनी? 4 5 9 6 15। तो 15 किलो 90 साल है, 6 गुना। तो पूछा सोनू और गोविंद की एज का डिफरेंस। सोनू गोविंद की एज का डिफरेंस है 2। 2 की वैल्यू भी 6 गुना आ जाएगी 12 साल। 2 की वैल्यू भी 6 गुना 12 साल। तो बहुत बेसिक सवाल है, इसमें कुछ दम नहीं है, आगे आ जाएंगे। 71 ये बताओ। यस, एक और सवाल, सिंपल कैलकुलेशन है। ए इज 1/6 ऑफ सी, ए सी का 1/6, बी ए का दुगना है, ए बी सी का एवरेज 30 है, ए सी का डिफरेंस बताओ। ए जो है वो सी का 1/6 है, ए का मान सी का 1/6 है, ठीक है। बी ए का दुगना है, बी जो है वो ए का डबल है, ठीक है। ए बी सी का एवरेज 30 है, ए और सी के बीच में डिफरेंस बताओ। ऐसा ही सवाल कर लोगे, ऐसा ही सवाल कर लोगे, बस आपको यहाँ पर रेशियो बनाना है। सेम ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, बस आपको यहाँ पर रेशियो बनाना है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 72। ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों किधर गया 72, ये करो बनाओ। 6 संख्याओं में से पहले 5 संख्याओं का योग 6 संख्याओं का 7 गुना है। यदि उनका एवरेज 136 है तो छठवां नंबर क्या है? यस, यहां से अगला टाइप शुरू हो गया मेरे प्यारे। अगला टाइप बोला है आउट ऑफ 6 नंबर, 6 नंबर में से पहले 5 संख्याओं का योग छठे नंबर का 7 गुना है। अगर एवरेज 136 है सभी संख्याओं का, तो छठवां नंबर क्या है? मेरे भाई एक बात बताओ, हमारे पास 6 नंबर हैं, हमारे पास कितनी संख्याएं? 6 संख्या। तो 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबर का जो सम है, हमारे पास 6 संख्याएं हैं और पहले 5 नंबर्स का जो सम है, सम है वो छठे नंबर का, वो 6th नंबर का 7 गुना है। ऐसा ही बोला गया सवाल में, आप बोलोगे हाँ सर। हमारे पास टोटल 6 संख्याएं हैं, पहले 5 नंबर का जो योग है वो छठे नंबर का 7 गुना, यानी कि छठा नंबर 1 है, तो पहले 5 नंबर का योग 7 है, 7 गुना 7 रेशियो 1 आ गया। इन सभी का एवरेज 136 है। कितना है बेटा? एवरेज यहां से 136 है एवरेज। अब बताओ, अगर हमारे पास 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याओं का एवरेज 136 है, तो इन 6 संख्याओं का सम क्या होगा? तो 6 संख्याओं का सम होगा सर 6 गुना 136, बोलो हाँ। अगर हमारे पास 6 संख्याओं का एवरेज 136 है, तो 6 संख्याओं का योग क्या होगा? 6 गुना 136। अब बताओ इन 6 संख्याओं का योग कितना है? इन 6 संख्याओं का योग कितना है बेटा? 7 और 1 8। 6 संख्याओं का सम कितना है? 7 और 1 8। तो 8 के लिए सवाल में ये दी हुई है, बताओ 8 से 136 17 बार कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 17 छिक्का 102। छठवां नंबर पूछा, छठवां नंबर है 1 यूनिट, 1 यूनिट के लिए 102 आ गई आंसर। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 102 आ गई, ठीक है। आसान टाइप है बेटा, ये मुश्किल टाइप नहीं है ये वाला। एक और कर लो, चलो ऐसा ही 2 और करना बल्कि। 73 बताइए, ऐसा ही सवाल करके बताओ, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, करके बताओ बच्चों। रतन टाटा जी पूरी दुनिया के नाउ लिसन। 6 संख्याएं हैं, तो सवाल के अनुसार छठी संख्या पहली 5 संख्याओं के औसत से 33.3% ज्यादा है। अगर मेरे प्यारे पहली 5 संख्याओं का एवरेज 3 है, अगर पहली 5 संख्याओं का एवरेज 3 है, तो छठी संख्या 1 ज्यादा है 4। ये आ गया बेटा। क्या आप ये कह सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये तो हम कह सकते हैं, यहां तक हमें कोई बुराई नहीं है। फिर से समझ लेंगे। 6 संख्या, छठी संख्या पहली 5 संख्याओं के एवरेज से, पहली 5 संख्याओं के एवरेज से 33.13% ज्यादा है। अगर पहली 5 संख्याओं के एवरेज 3 है, बटे 3 आ रहा है ना, तो 3 से 1 ज्यादा 4, छठी संख्या 4 है। अब बताओ, अगर पहली 5 संख्याओं के एवरेज 3 है, 5 संख्याओं के एवरेज 3 है, तो योग कितना होगा? 15 है, 3 पंजे 15। अगर पहली 5 संख्याओं के एवरेज 3 है, तो पहली 5 संख्याओं का सम नहीं लिख सकता मैं, 15 होगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। बोले सभी 6 संख्याओं का एवरेज 34 सही 5/6 है। अगर 6 संख्याओं का एवरेज 34 सही 5/6 है, तो 6 संख्याओं का सम कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 6। 6 संख्याओं का सम कितना है? 15 4 19, 19 की वैल्यू दी आपको, बताओ कितना बेटा? 34 छिक्का 180 और 204, 204 5 209, 209 आ गया भाई। 34 छिक्का मेरे दोस्तों 180 204, 204 और 5/6 की 6 में गुणा 5, 909 आ गया। तो 19 की वैल्यू 209 है मेरे प्यार में, कितने गुना? 11 गुना। आपसे पूछा छठी संख्या, छठी संख्या 4, 4 की वैल्यू भी 11 गुना आएगी 44, 4 की वैल्यू भी 11 गुना आएगी 44, 44 आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये बताओ, एक और सवाल ऐसा ही बनाएंगे। एक और सवाल, पहली 4 संख्याओं का एवरेज पांचवी संख्या का 3 गुना है। अगर सभी 5 संख्याओं का एवरेज 85.8 है, तो पांचवी संख्या बताइए। क्या आप ये सवाल कर लोगे? पहली 4 संख्याओं का एवरेज पांचवी संख्या का 3 गुना है। अब देखो दिमाग में करने की कोशिश करो बिना लिखे। पहली 4 संख्याओं का एवरेज पांचवी संख्या का 3 गुना है, यानी कि अगर पांचवी संख्या 1 है ना, अगर पांचवी संख्या 1 है, तो पहली 4 संख्याओं का एवरेज 3 है। ये बात हुई बेटा। पहली 4 संख्याओं का एवरेज पांचवी संख्या का 3 गुना। अगर पांचवी संख्या 1 है, तो पहली 4 संख्याओं का एवरेज 3 है। अगर 4 संख्याओं का, ये कितनी संख्या? 4, 4 संख्याओं का एवरेज 3 है, तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा? 12। अगर 4 संख्याओं का एवरेज 3 है, तो ये क्या आएगा? 4 के 12, और पांचवी संख्या 1 है, तो यानी कि इन सारी संख्याओं का योग क्या आएगा? पांचों संख्याओं का योग आएगा 13, और पांचों संख्याओं का औसत दिया है। 5 संख्याओं का औसत 85.8 है, 5 संख्याओं का एवरेज 85.8 है, तो 5 संख्याओं का सम कितना आएगा? 5 संख्याओं का सम आएगा 85.8 का 5 गुना। अब बताओ मेरे दोस्तों कितना जाएगा? 13 से 13 चिंग 78 7 13 चिंग 78 6.6 गुना 5, यानी कि 1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 33, 33। 1 यूनिट के लिए 33 आ गई। पांचवी संख्या पूछिए, तो पांचवी संख्या 1 यूनिट है, इसकी वैल्यू आ गई 33, पहला ऑप्शन आंसर 33। ओके,
आसान सा सवाल, कोई परेशानी नहीं इसमें, कोई बुराई नहीं, आगे चलते हैं। सवाल है मेरे दोस्तों यहां पर 75, करो। सवाल नंबर 75 करेंगे मेरे दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखते कौन कर पाता है। When 2 is subtracted from each of the given n numbers, then the sum of numbers so obtained is 102। पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, फिर डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा। पहले बेसिक फिर डायरेक्ट शॉर्टकट। बोला हमारे पास n संख्याएं, अगर n संख्या में से हर एक संख्या में से दो दो घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है। हमको n संख्याएं दी गई हैं, अगर हर संख्या में से दो दो घटा दिया जाए, पहली संख्या में से भी दो घटा लिया, दूसरी में से भी दो, तीसरी में से भी दो, और nवीं में से भी दो घटा लिया, अब योग 102 हो जाता है। बोला अगर हर संख्या में से 5 घटाया जाए तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। दी गई n संख्याओं का औसत क्या है? तो पहले तो ये पता चलना चाहिए ना कि संख्याएं हैं कितनी। पहले तो हमें ये पता चले कि ये संख्या दुष्ट है कितनी। संख्याएं हैं n, n की वैल्यू तो पहले पता करनी पड़ेगी। भैया मैंने ये मान लिया कि माना n संख्याओं का जो सम है, माना n संख्याओं का जो सम है वो सिग्मा n है। ये मैंने मान लिया कि n संख्याओं का जो सम है s मान लेते हैं, सपोज s, कि माना हमारे पास n संख्याएं हैं और n संख्याओं का योग s है। माना हमारे पास n संख्याएं हैं और n संख्याओं का योग s है। अब बोला हर संख्या में से दो दो घटाते हैं, पहली संख्या में से भी दो घटाया, दूसरी में से भी दो घटाया, तीसरी में से भी दो घटाया, और n संख्याएं, अगर हम दो 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 n बार घटाएंगे तो कितना काम हो जाएगा? 2n। 2n भाई, अगर हर संख्या में से दो 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 4 दो 6 दो 8 अगर n बार घटाया जाए तो कितना कम हो जाएगा? 2n कम हो जाएगा। अब योग कितना हो जाता है? 102 हो जाता है। ये मीनिंग है क्या इस बात का? मान लिया n संख्याओं का सम s है, अगर हर संख्या में से दो दो घटाएंगे, अगर दो को n बार घटाओगे तो सम कितना कम हो जाएगा? 2n। अब बोला अगर हर संख्या में से 5 घटाया जाए, अगर दो की बजाय हर संख्या में से 5 5 5 5 घटाओगे n बार, n संख्या ना, तो 5 को n बार घटाना है तो कितना कम हो जाएगा? 5n। अब योग 12 हो जाता है। 12 आप बोलोगे हां जी सर 12 हो जाता है। तो दो इक्वेशन है। तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं इसको घटाता हूं, इसमें से इसको माइनस करता हूं, एस कट जाएगा, -2n में से -5n घटाएंगे 3n बराबर 102 में से 12 घटाएंगे 90, तो इनका मान 30 आ गया। यानी कि संख्या 30 आ गई। अगर बेटा संख्याएं 30 आ गई हैं तो ये वैल्यू चाहे आप यहां रख लो, ये वैल्यू चाहे आप यहां रख लो, कहीं भी रख लो, एस संख्याओं का सम आ जाएगा। अगर सपोज मैं इनका मान 30 यहां रखता हूं, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, तो एस क्या आ जाएगा बेटा? -60 उधर चला जाएगा, 102 + 60 162। संख्याओं का सम 162 आ गया, 162। 30 दूनी 60, 60 उधर चला गया, 162। अगर संख्याओं का सम 162 आ गया, 162 मेरे प्यारे भाई, संख्याओं का सम 162 है और ये 30 संख्याएं हैं, तो इन संख्याओं का एवरेज क्या है? संख्या 30 संख्याओं का सम 162 है तो एवरेज क्या है? 3 5 15, 3 4 12, 5.4 इनका एवरेज है। ऑप्शन नंबर बी। और इसमें भी कोई बुराई नहीं है, अगर आप पेपर में इतना लिख के भी कर सकते हो, अगर आप इतना लिख के भी करते हो मेरे भाई, तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना? अगर इस बात को शॉर्ट में सोचो तो आप ऐसे सोचना पड़ेगा बेटा डिफरेंस वाले मेथड से, कि अगर हर संख्या में से दो दो घटाते हैं तो सम हो जाता है 102, अगर हर संख्या में से 5 5 घटाते हैं तो योग हो जाता है 12। यानी कि संख्या में से पहले दो घटा रहे थे, 5 5 घटा रहे हैं, तो डिफरेंस कितना है? 3 का। सम में कितना डिफरेंस आया? पहले योग 102 हो रहा था, 12, 102 12 में डिफरेंस कितना है? 90 का। तो यानी कि संख्या आएंगी 90/3, 30 संख्याएं होंगी। 30 संख्याओं में से दो दो घटाए तो 60 घटा दिया, 60 घटाने के बाद योग 102 है, तो संख्याओं का सम कितना रहा होगा? 102 से 60 ज्यादा 162। तो ये डायरेक्ट पता चल गया। ठीक है जी। तो ये मेरे दोस्तों 75 क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में करा दिए। आज हम इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे जो है मैं आपको कल कराऊंगा, कल ही हम शीट खत्म कर लेंगे। ये बड़ी शीट भी है, दूसरी शीट थोड़ी छोटी है। आज इतना ही, बाकी कल होगा बेटा। बाय। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग। किसे पानी करना, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? आप सभी को दुर्गाष्टमी और नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई। आज तो अष्टमी और नवमी के साथ है, और कल हैप्पी दशहरा है, कल विजयदशमी है, तो कल तो आपकी छुट्टी ही रहेगी। तो एडवांस में आपको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा, बढ़िया से रावण फूको, बाहर भी है भाई, जो समाज में रावण है उसको भी, और अपने मन के रावण को, अपने अंदर के रावण को भी। ठीक है, हैप्पी दुर्गाष्टमी। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों हम आज की कहानी, जो कि है सवाल नंबर 76। बताइए बच्चे, लाइव दिखाई दे रहा हूं जी? सवाल देखो, सवाल हम ये सीट खत्म करने वाले हैं, आज ये सीट खत्म कर लेंगे। ए स्टूडेंट फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10 टू डिजिट नंबर। एक स्टूडेंट 10 दो अंकों की संख्याओं का औसत निकालता है। दो अंकों की 10 संख्याएं हैं, एक स्टूडेंट उनका औसत निकालता है। कैसे निकाला होगा लेकिन औसत? सभी संख्याओं को जोड़ा होगा, 10 संख्याएं फिर 10 से डिवाइड किया होगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? व्हाइल कॉपिंग द नंबर, नंबर को उतारते समय बाय मिस्टेक, गलती से उसने एक नंबर के डिजिट को आपस में बदल के लिख दिया। जैसे कि सपोज एग्जांपल के लिए नंबर था 37, तो इसके अंकों को पलट के उसने क्या लिख दिया बेटा? 73 लिख दिया। और ये हुआ मेरे दोस्तों, रिजल्ट आया कि उसका जो आंसर है वो 6.3 लेस देन द करेक्ट आंसर। अब जो उसका आंसर है वो करेक्ट आंसर से 6.3 कम आया है। तो आपसे पूछा जिस नंबर को उसने रिवर्स किया है ना, जिस नंबर के डिजिट्स को उसने बदला है, उसके डिजिट्स का डिफरेंस क्या है? जिस नंबर में उसने गलती की है उस संख्या के अंकों का उत्तर क्या है? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, एक लड़का जो है 10 संख्याओं का औसत निकाल रहा था। अब एक संख्या के अंकों को उसने उलट के लिख दिया। जैसे संख्या सपोज ए बी थी, ए बी, बी का अंक है, ढाई का अंक है, तो उसने पलट के क्या लिख दिया मेरे दोस्तों? बी ए लिख दिया, बी ए। ये किया उसने। तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा? मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे अगर कोई दो अंकों की संख्या लिखी हुई है, जैसे कि 57, तो 7 इकाई का अंक है, 7 में 1 से गुणा होती है, 5 ढाई का अंक है, 5 में 10 से गुणा होती है। ये मतलब है अगर कोई दो अंकों की संख्या ए बी है, ये सही था, पर गलती से उसने पलट के बी ए लिख दिया, तो ए बी का मतलब कितना होता है? 10a प्लस बी ए होता है। और बी ए का क्या मतलब होता है? बी ए का मतलब होता है बेटा 10b प्लस ए। तो अगर ओरिजिनल नंबर 10a प्लस बी था, उसने गलती से 10b प्लस ए लिख दिया, तो संख्या में कितना फर्क आया? घटाइए, संख्या कितनी कम होगी? अगर आप जैसे मेरे दोस्तों कोई संख्या 82, आप पलट के 28 लिख दो, तो संख्या में कितनी कमी आएगी? घटाइएगा। तो संख्या सही थी 10a प्लस बी, आपने पलट के लिख दी बी 10b प्लस ए, तो कितनी कमी आई? 9a माइनस 9b, 9a माइनस 9b। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 9a माइनस 9b। जबकि संख्या में कितनी कमी आई? देखो मेरे दोस्तों, एक संख्या को उसने पलटा, एक संख्या को, और एक संख्या को पलटने से उसका जो आंसर है वो सही आंसर से 6.3 कम आया, यानी कि उसका एवरेज 6.3 कम हो गया।
उसका जो एवरेज है 6.3 कम आया है, उसका जो एक्चुअल आंसर था उससे 6.3 सही कम आया है आंसर। क्यों? क्योंकि एक संख्या के अंकों को उसने उल्टा करके लिख दिया। अगर संख्या ए बी थी तो उसने पलट के बी लिख दिया, संख्या 10a प्लस बी थी तो पलट के 10b प्लस लिख दिया। तो संख्या में कितना चेंज है घटाइए। अब बताओ अगर एवरेज 6.3 कम हो गया 10 संख्याओं का तो 10 संख्याएं कितनी कम हुई होंगी? 10 संख्याओं का औसत 6.3 कम हुआ है तो 10 संख्या कितनी कम हुई होंगी? 10 से गुणा 63, 63 कम हुई होंगी मेरे प्यारे भाई। अब आप ये बात जानते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। ये 63 कम क्यों हुआ है? केवल इस एक संख्या के बदलने की वजह से। बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बराबर? केवल इस एक संख्या के अंकों को पलटने की वजह से आपका टोटल 63 कम हो गया। केवल इस एक संख्या के अंकों को पलटने की वजह से एवरेज 6.3 कम हो गया। 10 संख्याओं का एवरेज 6.3 कम हो गया तो 10 संख्याओं का योग कितना कम हो जाएगा? 6.3 को 10 से गुणा करेंगे 63। संख्या थी 10a प्लस बी, आपने पलट के लिख दिया संख्या को 10b प्लस a, तो संख्या को कितना कम गया? 9a माइनस बी। तो बराबर होना चाहिए। यहां से संख्या के अंकों का योग कितना आ गया? 9 7 63, संख्या के अंकों का योग 7 आ गया और इस सवाल का आंसर बी ऑप्शन 7 है। अरे समझ में आया भाई? अरे यार मुझे कोई मतलब नहीं है तुम लोग क्या कह रहे हो, मुझे बस ये बताओ कि आपको ये सवाल समझ में आया हां कि ना? क्या आपको ये सवाल समझ में आया हां कि ना? बाकी कुछ मत कहो मुझसे, नहीं सुनना मुझे कोई भी बात तुम्हारी। मैंने आपको सवाल पढ़ाया, क्लास में आए तो केवल सवाल समझो। थोड़ा सा देखो नंबर सिस्टम भी आना चाहिए इस सवाल को करने के लिए, थोड़ा सा नंबर सिस्टम भी आना चाहिए। एक बालक है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, एक बच्चा है जो 10 दो अंकों की संख्याएं हैं, 10 10 संख्याओं का औसत निकालता है। सारी संख्याएं दो दो अंकों की हैं, दो दो अंकों की 10 संख्याएं, उनका औसत निकालता है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेगा? सब संख्या को जोड़ेगा फिर 10 से भाग करेगा। लेकिन उस बच्चे ने गलती कर दी, जब वो संख्याओं को जोड़ रहा था तो गलती से उसने एक संख्या के अंकों को उल्टा करके लिख दिया। एग्जांपल के लिए अगर संख्या 75 थी तो उसने उल्टा करके संख्या को 57 लिख दिया, ऐसा कर दिया। भाई जब उसने संख्या को अंकों को पलट के लिख दिया, संख्या बदल जाएगी तो एवरेज भी बदल जाएगा। अब उसका जो आंसर है, उसका जो एवरेज है वो सही आंसर से 6.3 कम आया। तो पूछा जिस संख्या में उसने गलती की है उसके अंकों का अंतर क्या है? तो भैया मैंने मान लिया कि जो संख्या उसको गलती करी है वो संख्या ए बी, मैंने संख्या को ए बी मान लिया, जिसमें इकाई अंक बी है, दहाई अंक ए है। अगर आप इसके अंकों को पलट दोगे तो ए बी को पलटने से क्या बन जाएगा? बी है, ये बन जाएगा। ए बी का मतलब होता है 10a प्लस बी, इकाई अंक में 1 से गुणा, दहाई अंक में 10 से गुणा। ये मीनिंग मैं आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूं। अगर आप इस संख्या के अंकों को पलट दोगे तो संख्या हो जाएगी बी है, जिसका मतलब है 10b प्लस ए। तो एक्चुअल में संख्या ये थी लेकिन आपने पलट के ये लिख दी, तो संख्या आपने कितनी कम कर दी? घटाओ। अब 10a में से a घटाएंगे 9a, b में से 10b घटाएंगे माइनस का 9b, तो 9 मैंने कॉमन ले लिया, यानी कि संख्या में कुल इतना परिवर्तन हुआ। जबकि कुल चेंज कितना हुआ? अगर 10 संख्याओं का एवरेज 6.3 कम हुआ है तो 10 संख्याओं का सम योग कितना कम हुआ होगा? 6.3 को 10 से गुणा कर देंगे 63, तो यानी कि टोटल 63 कम हुआ है। ये टोटल कम क्यों हुआ? केवल इस एक अकेली संख्या के अंकों को पलटने की वजह से। तो यानी कि संख्या में जो परिवर्तन है और जो टोटल परिवर्तन है 63, वो बराबर होना चाहिए। 9 7 63 कट गया, a माइनस b, संख्या के अंकों का योग 7 आ गया। एक एक सवाल को समझने में अगर 15 मिनट लगाओगे तो बेटा तुमने कर लिया सिलेबस पूरा, लग गई तुम्हारी नौकरी। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी कि आपको भैया इतना टाइम लगे समझने में। ये आपने बेसिक समझ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेपर में इतना नहीं करना। अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो बेटा इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है, डायरेक्ट शॉर्टकट। डायरेक्ट शॉर्टकट क्या? जब भी ऐसा सवाल आता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। दो अंकों की संख्या के अंकों को पलट दिया, दो अंकों की संख्या के अंकों को पलट दिया, मैं एक संख्या के अंकों को पलट दिया, एवरेज 6.3 कम हो गया। तो शॉर्टकट क्या है? एवरेज कितना कम हो गया? कितना कम हो गया? 6.3, 6.3 कम हो गया। संख्याएं कितनी है? 10 संख्याएं, कितनी संख्या? 10। 6.3 को 10 से गुणा करो, 10 से गुणा करो, डिवाइड करना किससे? अगर दो संख्याएं, अगर दो दो अंकों की संख्या, दो दो अंकों की, तो डिवाइड करना है 9 से, और तीन तीन अंकों की संख्या तो डिवाइड करना है 99 से। या दो दो अंकों की संख्या तो आपको 9 से डिवाइड करना है 9 से, और ये 7 आएगा। यही मेरे दोस्तों संख्या के अंकों का अंतर होगा 7। ये इसका शॉर्टकट है। एवरेज 6.3 कम हो गया, कितने नंबर है? 10 नंबर। 6.3 को 10 से गुणा करो, ये सारे 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है मेरे दोस्तों। अंकों का डिजिट का डिफरेंस आपसे पूछा है, अगर 2 डिजिट नंबर है तो 9 से डिवाइड करना, अगर 3 डिजिट नंबर है तो 99 से डिवाइड करना है। जैसे मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, ये देखिए सवाल, ये सवाल देखिए, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर के पेपर में आया है। अब देखो आप, मोहन कैलकुलेटेड द एवरेज ऑफ 10 3 डिजिट नंबर। मोहन ने 3 अंकों की 10 संख्याओं का एवरेज निकाला, लेकिन गलती से एक संख्या के अंकों को उलट दिया। यानी कि अगर कोई 3 अंकों की संख्या एबीसी है तो मोहन ने उसको पलट के सीबीए लिख दिया। अब क्या हुआ? इससे उसका एवरेज कितना बढ़ गया? 629.7 बढ़ गया एवरेज। तो संख्या के यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का डिफरेंस क्या है? यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का डिफरेंस क्या है भाई? यही पूछेगा आपसे। बेसिक से बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे पिछला सवाल किया है, जैसे पिछला सवाल किया है बेसिक से वैसे ही होगा, लेकिन बेसिक या भाड़ में वो आप खुद से कर सकते हो मेरे भाई। शॉर्टकट मैंने आपको बताया कि एवरेज कितना कम हो गया, एवरेज कितना बढ़ गया? 29.7। कितनी संख्या? 10 संख्या, 3 3 अंकों की 10 से गुणा। आपसे पूछा इकाई अंक और सैकड़े अंक, यूनिट डिजिट और 100 प्लेस डिजिट का डिफरेंस। अगर 3 3 अंकों की संख्या है तो 99 से भाग करना है, दो दो अंकों की संख्या है तो 9 से भाग करना है। तो 297 को 99 से भाग देंगे 3, यानी कि सवाल का आंसर 3 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। संख्या के यूनिट डिजिट और 100 प्लेस डिजिट का डिफरेंस 3 आएगा। समझ में आया बच्चों? तो देखो बेसिक आपको आना चाहिए, बेसिक है, ठीक है, आपको मैंने समझाया, लेकिन पेपर में एक सवाल शॉर्टकट से ही करना है। फिक्स पैटर्न का सवाल है जो बार बार आता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर 78, अगला टाइप। सवाल नंबर बच्चों 78 जो कि अगला टाइप होगा, बताओ आप 78 करिए। सोचो, अगला टाइप आएगा भाई, इस टाइप के मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा। सवाल नंबर 78, इस टाइप के हम दो सवाल लेंगे। ये बताओ, 180 स्टूडेंट की क्लास में 45% गर्ल्स हैं, बाकी लड़कियां हैं। लड़कियों का एवरेज स्कोर 54 है, लड़कों का एवरेज स्कोर 46 है। पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। आपने देखा अक्सर ऐसे सवाल आते हैं। ये सवाल एलिगेशन से भी सॉल्व हो जाता है, बेसिक वेटेड एवरेज से भी सॉल्व हो जाता है, डेविएशन से भी सॉल्व हो जाता है, पर दुनिया में डेविएशन से बढ़िया कोई तरीका नहीं है। अच्छा, एवरेज स्कोर कैसे निकाला जाता है? एवरेज स्कोर निकाला जाता है, अगर हमें किसी भी क्लास में एवरेज स्कोर निकालने स्टूडेंट का, तो हम निकालेंगे टोटल मार्क्स, सभी के मार्क्स को जोड़ दो अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये एवरेज स्कोर निकालने का तरीका है। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि एवरेज स्कोर हमेशा विद्यार्थियों की संख्या को, नंबर ऑफ स्टूडेंट को बेस मान के निकाला जाता है। अब एक क्लास में 180 बच्चे हैं जिसमें 45% गर्ल्स है। 45% क्या होता है? 5% 1/20, 45% 9/20, 45% हो गया जी 9/20, यानी कि अगर टोटल 20 स्टूडेंट है, अगर टोटल 20 स्टूडेंट है तो 20 में से 9 लड़कियां हैं। अगर क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट है तो 20 में से 9 लड़कियां हैं, तो बाकी के 11 क्या है? बॉयज हैं। यानी कि क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 11:9 है। और मुझे हमेशा बेस वैल्यू का, अगर एवरेज स्कोर कैसे निकाला जाता है? एवरेज स्कोर यानी कि सभी क्लास के टोटल मार्क्स अपॉन
नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमें हमेशा बेस वैल्यू का अनुपात चाहिए होता है, हमें इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। सवाल में बोला है एवरेज बताया मेरे प्यार, क्या एवरेज बताया कि लड़कियों का एवरेज स्कोर 54 है, 54, और लड़कों का एवरेज स्कोर 46 है, 46। पूछा पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या होगा, पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या होगा, तो बेटा पूरी क्लास मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों का मिलाकर एवरेज स्कोर क्या होगा। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जब भी बीच में प्लस आएगा तो हम क्या मेथड इस्तेमाल करते हैं, डेविजन का मेथड इस्तेमाल करते हैं बेटा। अगर बॉयज का एवरेज स्कोर 46 है, गर्ल्स का 54 है, तो 54 को क्या में से नहीं लिख सकते, 46 प्लस 8, क्या में से लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर हम लिख सकते हैं। आप बताओ बॉयज का एवरेज स्कोर 46 है, गर्ल्स का एवरेज स्कोर 46 है, तो पूरी क्लास का भी एवरेज स्कोर 40 होगा। अगर लड़के भी 40 नंबर ला रहे हैं, लड़कियां भी 40 नंबर ला रही हैं, तो पूरी क्लास का भी एवरेज स्कोर 40 होगा, पूरी क्लास भी 40 नंबर ला रही है मतलब। लेकिन 9 लड़कियां 8-8 नंबर एक्स्ट्रा ला रही हैं, 9 लड़कियों के एवरेज मार्क्स 8-8 ज्यादा हैं, 9 गर्ल्स के एवरेज मार्क्स 8-8 ज्यादा हैं, तो केक कटेगा तो सभी बटेगा मेरे दोस्त, इसको टोटल में डिवाइड कर देंगे तो टोटल कितना 11 9 20, टोटल कितना बॉयज प्लस गर्ल्स 11 9 20, आप बोलोगे हाँ सर। अब 20 से काटेंगे तो 8 9 72 को 20 से काटेंगे 3.6 जाएगा, 40 में 3.6 जोड़ेंगे तो 49.6, तो पूरी क्लास का एवरेज स्कोर आ गया 49.6। ये डेविएशन मेथड है जो मैं आपको परसेंटेज में पढ़ाया हूं, प्रॉफिट लॉस में भी इस्तेमाल हुआ है। जब भी ओवरऑल इफेक्ट आपको निकालना होता है कि बॉयज का एवरेज स्कोर दिया, गर्ल्स का पूछा, पूरी क्लास का, पूरी क्लास मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स, जहां बीच में प्लस आएगा वहां डेविएशन याद आएगा आपको, वहां डेविएशन लगाना है। आइए एक और सवाल करेंगे ऐसा ही, बताओ। लास्ट है रोशनी, करो जी। बासठ के जी, अरे भाई तो बहुत जल्दी आ गया। 60 60 स्टूडेंट की क्लास में 40% लड़कियां हैं। अगर 60 बच्चे क्लास में 40% लड़कियां तो बाकी लड़के होंगे, है भाई। 40% का मतलब 2/5, यानी कि अगर टोटल 5 स्टूडेंट हैं, टोटल 5 स्टूडेंट हैं तो 5 में से 2 गर्ल्स हैं। अगर टोटल 5 स्टूडेंट है तो 5 में से 2 गर्ल्स हैं, यानी कि बाकी के 3 जो वो बॉयज हैं, बॉयज हैं, यानी कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 3:2 है। और मेरा काम यहीं से हो जाएगा, मुझे ये 60 बच्चों की जरूरत नहीं है। बोले पूरी क्लास का एवरेज स्कोर 59.2 है, पूरी क्लास मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स का मिलाकर, पूरी क्लास बॉयज प्लस गर्ल्स का मिलाकर एवरेज स्कोर 59.2 है, 59.2। जबकि लड़कियों का एवरेज स्कोर 55 है, लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, औसत स्कोर नहीं वजन है। पूरी क्लास का औसत वजन 55 59.2 किलोग्राम है, लड़कियों का एवरेज वजन 55 किलोग्राम है। तो पूछा है लड़कों का औसत वजन क्या है, बॉयज का एवरेज वेट क्या है, तो ये पता चल गया कि ये सवाल है रिवर्स डेविएशन वाला, रिवर्स डेविएशन का क्वेश्चन है। हाँ बताओ, अगर पूरी क्लास का औसत वजन 59.2 है, तो पूरी क्लास का औसत वेट एवरेज वेट 59.2 किलोग्राम है, तो भैया लड़कों का भी 59.2 किलोग्राम होना चाहिए, बॉयज का भी एवरेज वेट 59.2 किलोग्राम होना चाहिए, लड़कियों का भी 59.2 होना चाहिए, बॉयज का भी एवरेज वेट 59.2 किलोग्राम होना चाहिए, लड़कों का भी 59.2 होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों लड़कियों का तो 55 है, 59.2 से 55 4.2 किलोग्राम कम है, दो लड़कियों का एवरेज वेट 4.2 किलोग्राम कम है। जब मैंने एवरेज से कंपेयर किया, लड़कियों का वजन 4.2 किलो कम आया, दो लड़कियों का, तो यहां बैलेंस करने के लिए 2 गुणा 4.2 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर मुझे एवरेज पता है तो मुझे एवरेज 59.2 पे बैलेंस करना है। लड़के कितने, 3 लड़के तो बटे 3, 3 से चला जाएगा 4.1.4, तो 1.4 इंटू 2.8, 59.2 में 2.8 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 62, 62 किलोग्राम आ गया। तो 62 किलोग्राम लड़कों का एवरेज वेट आएगा, डी ऑप्शन, और मैंने रिवर्स डेविएशन से कर दिया। अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, आगे चलते हैं। अगला सवाल नंबर 80 बताएंगे। अगला टाइप, अब अगला टाइप, ये सवाल बहुत बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब ऐसा कोई पुलिस का पेपर नहीं है जिसमें सवाल ना आया हो, पुलिस का एसएससी में तो एक ही बार आया है। जरा इस सवाल को सोचो आप, जरा आप इस सवाल को सोचो और करो। ध्यान सुनिएगा, सवाल को पढ़ के आपको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली हम करें क्या, कहां से शुरू करें। द वेट ऑफ 9 मेंबर्स आउट ऑफ 22 आर मेजर्ड consecutively एंड देयर एवरेज वेट इज कैलकुलेटेड आफ्टर ईच मेंबर इज वेटेड। हमारे पास 22 लोग हैं, 22 लोगों में से 9 लोग हमने अलग निकाले अपनी जान पहचान के, और 9 लोगों का वजन लगातार नापा जाता है, और हर आदमी के वजन के बाद उनका एवरेज वेट निकाला जाता है। यानी कि पहले आदमी को तराजू पे खड़ा किया, वेट आ गया, फिर दूसरे आदमी को तराजू पे खड़ा किया, 2 आदमी का वेट पता चल गया, एवरेज निकालो, फिर तीसरे आदमी को तराजू पे खड़ा किया, फिर 3 आदमी का एवरेज निकालो, फिर चौथे आदमी को खड़ा किया, चौथे आदमी का एवरेज निकालो। ठीक है जी, हर सदस्य के वजन के बाद एवरेज वेट निकाला जाता है। अगर हर बार वजन 1 किलो बढ़ जाता है, हर बार वजन 1 किलो बढ़ जाता है, तो पहले वाले के तुलना में 9 आदमी कितना भारी है, पहले आदमी के कंपैरिजन में 9वें आदमी का वजन कितने किलो ज्यादा है। क्योंकि 22 की तो कोई जरूरत नहीं, हम 9 सदस्यों पे बात कर रहे हैं, तो भैया कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। यह ध्यान रखिए कि हम हर एक आदमी का सेपरेट सेपरेट वेट करते हैं, हर आदमी के वजन के बाद, वजन तोलने के बाद एवरेज वेट निकाला जाता है सभी मेंबर्स का जिनका अब तक तोल चुके हैं। हर बार औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। पहले वाले से 9 आदमी कितना किलो भारी है, तो मेरे दोस्तों ये मैंने जैसे फर्स्ट मान लिया, फर्स्ट है पहला आदमी, तो पहला आदमी मैंने x किलो का मान लिया। अब x की बजाय एक काम कर सकते हैं, 1 किलो का मान लेते हैं, कुछ भी मान लो बेटा, क्या फर्क पड़ने वाला है। x की अगर आपको कुछ मानना ही है तो x मानने के बजाय कोई नंबर मान लो। मैंने मान लिया कि पहला आदमी 1 किलो का है, क्या बेटा 1 किलो का, 1 किलो का पहला आदमी 1 किलो का है, ठीक है। तो पहले आदमी का एवरेज भी निकालूंगा तो भी 1 किलो आएगा, पहले आदमी का एवरेज भी निकालूंगा तो भी 1 किलो आएगा। एक आदमी को तराजू पे रखा, मान लिया पहला आदमी 1 किलो का है, तो इस आदमी का एवरेज भी 1 किलो आएगा, 1/1 1 किलो।
अब दूसरे आदमी का वजन किया, तराजू पे दूसरे आदमी को बिठाया, धर्म कांटे से दूसरे आदमी का वजन किया, लेकिन दूसरे आदमी का जैसी वजन करके एवरेज निकाला, फिर इन दोनों का एवरेज निकाला, इन दोनों का एवरेज 1 किलो बढ़ गया। यानी कि अगर पहले एवरेज 1 था तो अब एवरेज 2 किलो हो गया। अब आप सोचो, अगर पहले आदमी का एवरेज 1 किलो था तो अब दूसरे आदमी का वजन निकाल के दोबारा से एवरेज निकाला, एवरेज 1 किलो बढ़ गया, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 2 किलो हो जाएगा। अब बताओ, दो आदमियों का एवरेज 2 किलो है तो वजन कितना होना चाहिए? 4 किलो। 4 का आधा करेंगे तभी तो 2 किलो आएगा, यानी कि दोनों का टोटल वजन 4 किलो आना चाहिए। तो दूसरे आदमी का वजन कितना आएगा? 3 किलो। क्या दूसरा आदमी 3 किलो का होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई यार, समझे कि नहीं समझे? मैंने कांटे पे तराजू पे पहले आदमी को रखा, पहले आदमी का वजन निकाला 1 किलो, एवरेज भी एक आदमी का 1 किलो बटाई 1 किलो आ गया। अब दूसरे आदमी को तराजू पे रखा, उसका वजन निकाला, वजन कैलकुलेट किया, फिर पहले और दूसरे दोनों आदमियों का एवरेज निकाला और एवरेज 1 किलो बढ़ गया। हर बार एवरेज 1 किलो बढ़ता है तो एवरेज 2 किलो हो गया। 2 किलो एवरेज होना चाहिए दो आदमियों का, तो टोटल होना चाहिए 2 दूनी 4 किलो, इसका 1 किलो वजन, इसका 3 किलो। अब तीसरे आदमी को कांटे पे रखा, अब तीसरे आदमी को कांटे पे रखा, फिर एवरेज निकाला तीनों का, फिर से एवरेज 1 किलो बढ़ गया, अब एवरेज 3 किलो हो गया। अगर 3 आदमियों का एवरेज 3 किलो है तो योग कितना होगा वजन का? 9 किलो। तीनों का टोटल वजन 9 किलो आना चाहिए। 3 आदमियों का अगर हर बार एवरेज पहले 1 किलो था, फिर एवरेज 2 किलो हो गया, फिर 3 किलो हो गया, फिर एवरेज 4 किलो हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। अगर 3 आदमियों का एवरेज 3 किलो है तो टोटल वजन 9 किलो आएगा। 1 और 3 4 किलो, यानी कि कितना आ जाएगा? 5 किलो। 4 5 9 केजी। यानी कि आप ये देख पा रहे हैं कि हर बार आदमी का वजन 2 किलो बढ़ता जा रहा है। अगर मैं ये प्रोसेस करूंगा तो हर बार आदमी का वजन 2 किलो बढ़ता जाएगा, 2 किलो। तो आप मुझे बताओ 9वें आदमी का वजन कितना होगा? फिर 9वें आदमी का वजन कितना होगा? 9वें आदमी का वजन कितना होगा? ये तो सारे ऑड नंबर है। 2 एकम 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1, 2 तिया 6 माइनस 1, 2 नाम 18 माइनस 1 17 किलो होगा कि नहीं होगा 9वें आदमी का वजन? ये सारे ऑड नंबर है। 2n माइनस 1 फॉर्म। अरे बोलो हाँ कि ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। 2 गुणा 1 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1, 2 तिया 6 माइनस 1, 9वें आदमी का वजन 2 गुणा 9 माइनस 1 17 किलो होगा। तो इस हिसाब से जो 9वां आदमी है वो पहले आदमी से कितना भारी है? 16 किलो भारी है। पहले आदमी का वजन 9वें आदमी से 16 किलो ज्यादा है, 16 किलो। ये ऑड नंबर आ गया कि नहीं आ गया? ऑड नंबर किसी 1 3 5 7 9 11 13 15, तो 9वें आदमी का वेट क्या है? 17। तो 9वें आदमी का वजन पहले से कितना ज्यादा है? 16 किलो ज्यादा है। तो यानी कि इस सवाल में आपको पैटर्न ऑब्जर्व करके करना है। मुझे लगता है आपको ये सवाल समझ में आएगा, थोड़ा सा लॉजिकल है। आ गया अगला सवाल। अगला सवाल बच्चों आपके सामने यहां पर 81 है, कौन करेगा देखते हैं। 81 थोड़ा सा चेंज कर देते हैं सवाल को, ये बताओ। सवाल आया यूपी कांस्टेबल 2024 के पेपर में। इससे पहले भी ये सवाल कई बार पूछा गया है। यूपी कांस्टेबल 2024 के पेपर में वाला सवाल आया। अब आप मुझे सवाल को करके दिखा दो। बहुत अच्छा सवाल, वाकई में गजब क्वेश्चन। एक स्टूडेंट ने 6 पेपर दिए। सुनना मेरे भाई, एक बालक 6 पेपर दिया, हर पेपर के मैक्सिमम मार्क्स सेम है, यानी कि मान लो कि हर पेपर 100 नंबर का है, ठीक है। एक बच्चे ने 6 पेपर दिए, हर पेपर के अधिकतम अंक सेम है। ये मान लो कि मैथ फिजिक्स इंग्लिश रीजनिंग जीएस ये जो है मेरे दोस्तों सब 100 नंबर का है। और इन 6 पेपर में जो उसके मार्क्स आए हैं, जो उसने मार्क्स प्राप्त किए हैं, वो 5 6 7 8 9 10 के अनुपात में। इन 6 पेपर में जो उसने मार्क्स स्कोर किया है वो 5 6 7 8 9 10 के रेशियो में, 5 6 7 8 9 10 के रेशियो में। कुल मिलाकर उसे 60% मार्क्स मिले। सारे सब्जेक्ट में मिलाकर उसे कितने मार्क्स मिले? 60% मार्क्स मिले, 60%। तो पूछा कितने पेपर में उसे 52% से कम नंबर मिले? इन हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर्स, कितने पेपर ऐसे उसने दिए हैं जिनमें उसका स्कोर मैक्सिमम मार्क्स के 52% यानी कि 52% से कम है? बहुत अच्छा सवाल है, सोचो जरा। एक बालक ने 6 पेपर दिए, हर पेपर के अधिकतम अंक समान है, जैसे कि अब इन 6 पेपर में जो उसने मार्क्स स्कोर किया है वो 5 6 7 8 9 10 के रेशियो में। कुल मिलाकर उसे नहीं, कुल मिलाकर उसे 60% मार्क्स मिले, यानी कि उसके सारे सब्जेक्ट में मिलाकर जो टोटल मार्क्स हैं, उसके सारे सब्जेक्ट में मिलाकर जो टोटल एवरेज मार्क्स है वो 60% है। सारे सब्जेक्ट में मिलाकर जो टोटल मार्क्स हैं उसके वो 60%। आप मुझे बताओ सारे सब्जेक्ट में मिलाकर उसे टोटल एवरेज मार्क्स मिले कितने? सवाल में क्योंकि पूछा गया कि कितने सब्जेक्ट ऐसे जब 52% से कम नंबर आए। अच्छा ये समझो, पहले सब्जेक्ट में 5 यूनिट है, दूसरे में 6 यूनिट है, तीसरे में 7 यूनिट है, तीसरे में 8 यूनिट है, तो चौथे में 9 यूनिट है, तो पांचवें 9 यूनिट, छठे में 10 यूनिट, ऐसे मार्क्स हैं। तो ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में 5 6 7 8 9 10 लगातार संख्या, इनका एवरेज क्या आएगा? इनका एवरेज क्या आएगा? बीचों बीच में 2 नंबर आ रहे हैं 7 और 8 का, बीचों बीच की संख्या 7.5, यानी कि मैं कह सकता हूं 6 सब्जेक्ट में जो उसके एवरेज मार्क्स हैं 7.5 है। 6 सब्जेक्ट के जो एवरेज मार्क्स है 7.5 यूनिट है, 7.5 7 और 8 का आधा 7.5, और जब उसके एवरेज मार्क्स है 60%, तो एक की वैल्यू कितनी है? 7.5 से 60 8 बार कट जाएगा, एक की वैल्यू आ गई 8% के बराबर। तो एक की वैल्यू मेरे दोस्तों 8% आ गई, 8%। आप बोलोगे हाँ जी सर 8%, बोलो हाँ। 7.5 से 60 8 बार चला जाएगा, 75 8 600 होता है। पूछा कितने सब्जेक्ट में 52% से कम है? आप बताओ। पहले सब्जेक्ट में 5 यूनिट, 5 की वैल्यू अगर 1 किलो 8% है तो 5 किलो 40%, दूसरे सब्जेक्ट में 6 है तो 6 किलो 48%, तीसरे सब्जेक्ट में 7 है तो 7 की वैल्यू 56% हो जाएगी, 7 8 56, यानी कि ये सब्जेक्ट जो मार्क्स 56 से ज्यादा होंगे, ये आंसर नहीं हो सकते। यानी कि यही दो सब्जेक्ट ऐसे जिनमें उसके मार्क्स 52% से कम है, बाकी सारे सब्जेक्ट में 52% से ज्यादा है, क्योंकि 7 8 56 8 8 64% 9 72%, इन दो सब्जेक्ट में मार्क्स जो है उसके 52% से कम है, और ये आंसर है, ए ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल। आप मार्क्स भी बता सकते हो कि पहले सब्जेक्ट में 40% है, 5 8 40, दूसरे में 48% है, बाकी तीसरे में 56% है, और बाकी समय 52% से ज्यादा ही रहेगा, कि बड़ी संख्याएं हैं। क्या गजब का सवाल है और क्या गजब का तरीका है भाई करने का। जितना गजब का सवाल है उतना ही इसका तरीका है गजब सॉल्व करने का। आ गया ये अगला टाइप। अब यहां से अगला टाइप आएगा बेटा, अगला टाइप। अगला टाइप हॉस्टल वाला सवाल। अगला टाइप है मेरे भाई हॉस्टल वाला सवाल, और ये वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है हॉस्टल वाला। फिर से रिपीट करके देखना हर्ष भाई आप, हॉस्टल वाला नेक्स्ट टाइप। बच्चों इस टाइप के मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा, इस टाइप के मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा। चलिए सवाल पढ़िए। एक हॉस्टल में 90 स्टूडेंट हैं, 320 नहीं बेटा 30 है, 320 नहीं है 30 है, 30। एक हॉस्टल में 90 स्टूडेंट है, न्यू एडमिशन के कारण 30 नए स्टूडेंट हॉस्टल में शामिल होते हैं। हॉस्टल बोला मेस बोलो। एक छात्रावास में एक हॉस्टल में 90 स्टूडेंट हैं। अब भैया नया सेशन शुरू हुआ, 30 नए स्टूडेंट हॉस्टल में आए, तो जो भोजनालय चलता है, जो हॉस्टल में जो मेस चलती है, मेस का डेली का खर्चा 560 रुपए बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, अगर नए बच्चे आएंगे तो मेस में खाना ज्यादा बनेगा, खर्चा बढ़ेगा, तो मेस का जो डेली का खर्चा है वो 560 रुपए बढ़ जाता है। लेकिन मेरे भाई हर बच्चे का जो एवरेज खर्चा है
प्रत्येक बच्चे का, हर स्टूडेंट का जो एवरेज खर्चा है वो 10 रुपए कम हो जाता है। कितना? 10 रुपए कम हो जाता है। हर बच्चे का जो एवरेज खर्चा है वो 10 रुपए कम हो जाता है। तो आपसे पूछा मेस का ओरिजिनल खर्चा कितना था? ओरिजिनल खर्चा, सवाल बहुत, देखो सवाल एक ही लाइन में सॉल्व होगा, एक ही लाइन में, लेकिन आपको वो एक लाइन लिखने का हुनर आना चाहिए, एक ही लाइन में सॉल्व होगा। जैसे एक बात समझे, एक हॉस्टल में 90 स्टूडेंट पढ़ते हैं, एक हॉस्टल में 90 स्टूडेंट, मैंने मान लिया कि हर बच्चे का जो एवरेज खर्चा वो x रुपए है। मान लिया हर बच्चे पे जो औसतन खर्चा हो रहा है वो x रुपए का हो रहा है, हर बच्चे का जो खर्चा हो रहा है वो x रुपए का हो रहा है। ये बात सही है? क्लियर है? मैंने मान लिया कि एक हॉस्टल में 90 बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन पे हर बच्चे का जो खर्चा है वो x रुपए का है। तो अगर हॉस्टल में 90 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चे का खर्चा x रुपए है, तो टोटल 90 बच्चों का खर्चा कितना होगा? 90 x रुपए। अगर एक बच्चे का खर्चा x रुपए है औसतन खर्चा, तो 90 बच्चों का खर्चा कितना आएगा? 90 x रुपए आएगा। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि हॉस्टल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का खर्चा 90 x रुपए है। अब हॉस्टल में 30 स्टूडेंट नए आए, जब 30 स्टूडेंट नए आए तो स्टूडेंट कितने हो गए? 120। पहले 90 थे स्टूडेंट, अब 30 स्टूडेंट नए आए, अब स्टूडेंट हो गए 120। 120 स्टूडेंट अब हो गए। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब खर्चा 560 रुपए बढ़ गया। अगर पहले 90 x रुपए का खर्चा हो रहा था तो अब आपका टोटल खर्चा 560 रुपए बढ़ गया, यानी कि अब आपका टोटल खर्चा इतना हो गया। 90 x तो है ही, प्लस 560 रुपए खर्चा बढ़ गया क्योंकि 30 लड़के और आए, हॉस्टल में खर्चा और खाना ज्यादा बनेगा मेस में। लेकिन एवरेज खर्चा 10 रुपए कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आप ज्यादा लड़कों का खाना बनाओगे तो मार्केट से सामान भी आपको सस्ता मिलेगा। जब सामान सस्ता मिलेगा तो एवरेज खर्चा कम आएगा। भाई ज्यादा खाना बनेगा, लड़के ज्यादा होंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, आपका एवरेज खर्चा कम आएगा। हर लड़के पे क्वालिटी गिरा दोगे आप खाने की, दाल का पानी, दाल में जो पानी मिला दोगे ज्यादा, तो मेरे दोस्तों खर्चा आपका कम हो जाएगा एवरेज। अगर पहले एक लड़के पे एवरेज x रुपए खर्च हो रहा था तो एक लड़के पे x माइनस 10 रुपए ही खर्च हो रहा है एवरेज। अगर पहले एक लड़के पे x रुपए का खर्चा कर रहे थे औसतन, अब x माइनस 10 रुपए का ही खर्चा करोगे। अब बताओ, अब बच्चे हैं कितने? 120। अब मेस में 120 बच्चे खाना खाते हैं और हर बच्चे का खर्चा x माइनस 10 रुपए है, तो 120 बच्चों का खर्चा कितना होगा? 120 गुणा x माइनस 10 रुपए। 120 गुणा x माइनस 10 रुपए बराबर होना चाहिए। क्या ये खर्चा बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ दे। इंग्लिश में वो फीलिंग नहीं है बेटा जो हिंदी में पढ़ने में आएगी सवाल को, वो इंग्लिश में नहीं है। वेरी गुड विष्णु सर। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? मैंने पहले बोल दिया कि सवाल मात्र एक लाइन का है, लेकिन उस एक लाइन को लिखने के लिए दिमाग में गूदा चाहिए, दिमाग में हिम्मत चाहिए। आसान नहीं है बेटा एक नॉर्मल बच्चे के लिए एक लाइन लिख पाना। बस 1 लाइन का सवाल है, सवाल 5 लाइन का, लेकिन सॉल्यूशन 1 लाइन का। फिर से अगर मैं कहूं, फिर से मैं सवाल को समझाता हूं। देयर आर 90 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल, एक हॉस्टल में 90 स्टूडेंट हैं। ड्यू टू न्यू एडमिशन, नए एडमिशन होते हैं और 30 नए स्टूडेंट शामिल होते हैं हॉस्टल में। अब 30 नए स्टूडेंट हो गए तो वो भैया मेस में खाना भी खाएंगे। जब मेस में खाना भी खाएंगे तो पहले 90 स्टूडेंट थे, अब 30 नए स्टूडेंट आ गए, अब स्टूडेंट हो गए 120। अब 120 स्टूडेंट हैं तो अब ज्यादा लड़कों का खाना बढ़ेगा, तो खाना बनेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा मेस का। अब खर्चा 560 रुपए बढ़ जाता है। मैंने मान लिया कि जो 90 स्टूडेंट है इनका एवरेज खर्चा x रुपए है, तो एक स्टूडेंट का खर्चा x रुपए, तो 90 स्टूडेंट का क्या होगा? 90x। तो पहले खर्चा हो रहा था 90x रुपए, अब 560 रुपए खर्चा बढ़ गया, तो 90x प्लस 560 खर्चा हो गया। लेकिन हर लड़के का एवरेज खर्चा 10 रुपए कम हो गया बेटा, क्योंकि अब खाने की क्वालिटी आपने गिरा दी। हर लड़के पे अगर पहले x रुपए खर्चा कर रहे थे एक थाली में, अब आप x माइनस 10 रुपए खर्चा कर रहे हो। तो पहले अगर एवरेज x रुपए था, अब x माइनस 10 रुपए है, यानी कि अब एक लड़के पर x माइनस 10 रुपए खर्चा होता है औसतन, और 120 लड़के हैं, 120 पे कितना खर्चा होगा? 120 गुणा x माइनस 10। तो ये अभी का खर्चा मैंने बराबर कर दिया। यहां देखोगे ये 120x आएगा, ये 90x आएगा। 120x में से 90x घटाएंगे तो 30x आएगा, 30x बराबर 120 की माइनस 10 में गुणा करेंगे माइनस का 1200, माइनस 1200 जब इधर जाएगा 560 में जोड़ेंगे तो 1760 ये आएगा। ठीक है बेटा, ये 30x की वैल्यू आ गई, ये 30x की वैल्यू आ गई। आप यहां से x का मान निकाल सकते हैं, पर जरूरत नहीं है। सवाल पूछा है ओरिजिनल, व्हाट वाज द ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर ऑफ मेस, मेस का ओरिजिनल खर्चा कितना था, नया नहीं पूछा। पुराना खर्चा कितना था जब 90 लड़के पढ़ते थे? तो जब 90 लड़के पढ़ते थे खर्चा था 90x। 90x की वैल्यू आपसे पूछी है, अगर 30x का मान है तो 90x का मान आपसे पूछा है 3 से गुणा कर दो, 90x की वैल्यू 3 से गुणा कर दो तो 5100 प्लस 180 5280 रुपए, 5280 रुपीज इस सवाल का आंसर है। और बेटे यहां पर बी ऑप्शन सही है। बताओ क्या कोई परेशानी हुई सवाल में? नहीं हुई ना? कर लोगे हॉस्टल वाला खर्चे? वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन। ये सवाल कई सालों तक लगातार आता रहा है और कैसा भी सवाल होना ही ऐसे ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इस बार जीडी का जो पेपर हुआ है, एसएससी जीडी 2024 का, उसमें भी ये सवाल आया है, लेकिन इस बार थोड़ी लैंग्वेज को अलग करके लिखा है। अलग करके सवाल वही है, लैंग्वेज को थोड़ा अलग करके लिखा है। मैं आपसे पूछता हूं क्या आप ये सवाल कर पा रहे हो? करो बच्चों। एक और सवाल ऐसा ही जो कि बहुत पॉपुलर है, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूं। एसएससी जीडी 2024 में लेटेस्ट ये सवाल आया था, तो जिन बच्चों को जीडी का पेपर देना है वो जो सवाल करेंगे। बताओ बेटा, मजा आया ना सवाल करके? देयर आर 120 हेन्स इन ए पोल्ट्री, एक मुर्गी पालन है, जब मुर्गी फार्म, एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियां धड़ाधड़ अंडे देती हैं। ड्यू टू द एडिशन ऑफ 140 मोर हेन्स द एक्सपेंस ऑफ द पोल्ट्री इंक्रीजेस बाय 4050 रुपए। एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियां हैं, अब क्या हॉस्टल की वजह मुर्गी फार्म कर दिया और बाल को की जगह मुर्गी कर दिया, 120 मुर्गियां। अब 140 नई मुर्गी आती हैं, 140 नई मुर्गी फार्म में लाते हो आप, और मुर्गी पालन का खर्चा 4050 रुपए बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है भैया, मुर्गी ज्यादा होंगी मुर्गी फार्म में तो खर्चा बढ़ेगा, 4050 रुपए खर्चा बढ़ जाता है 140 मुर्गी नहीं आने की वजह से। लेकिन एवरेज खर्चा जो है वो 3 रुपए कम हो जाता है। मुर्गी का पर औसत खर्चा, प्रति मुर्गी औसत खर्चा, एक्सपेंडिचर पर हैंड डिमिनिशेस बाय 3 रुपीस। ठीक है, व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ पोल्ट्री, मुर्गी पालन का ओरिजिनल खर्चा क्या था? मुर्गी पालन का ओरिजिनल खर्चा क्या था? चंदन कुमार समझ में आया? अब करो जरा सवाल करो बेटा। एक सवाल तो मैंने सिखा दिया ना आपको, जरा ये करो बेटा। आज तो कोई पढ़ने की इच्छा ही नहीं रख रहा है, आज तो सब बच्चे पूजा में बिजी हैं, बॉस क्लास अटेंड ही करने नहीं आए लाइव, बहुत कम बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं आज। विशाल सर मार्केट से आज 15 मिनट में 1000 रुपए प्रॉफिट कर लिया, अरे वाह विशाल, वेरी गुड बेटा, करो। भाई मैंने मान लिया कि एक मुर्गी पालन में, एक मुर्गी के फॉर्म में, पोल्ट्री फॉर्म बोलते हैं उसको, 120 मुर्गी, और मैंने मान लिया कि इनका जो एवरेज खर्चा, एक मुर्गी का जो एवरेज खर्चा वो x रुपए है। अगर आपके पास 120 मुर्गी हैं और उनका एवरेज खर्चा 120 रुपए है, तो उन मुर्गियों का ओरिजिनल खर्चा है कितना? मुर्गी का जो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है, एक मुर्गी का एवरेज खर्चा x रुपए, तो 120 मुर्गियों का कितना होगा? 120 x रुपए आपसे पूछा है, तो 120 मुर्गियों का खर्चा 120 x रुपए। अब 140 नई मुर्गी आती है, मुर्गी होगी 120 में 140 260 मुर्गी हो गई, अब 120 तो थी 140 नहीं आई,
अब मुर्गी पालन का खर्चा 4050 रुपए बढ़ जाता है, 4050 रुपए मुर्गियों पे खर्च बढ़ जाता है, पर एवरेज खर्च जो है, एवरेज एक्सपेंडिचर पर मुर्गी 3 रुपए कम हो जाता है। पहले अगर एक मुर्गी पे 100 रुपए खर्च हो रहा था, 3 रुपए कम, x माइनस 3 रुपए खर्च होता है एक मुर्गी पे, एवरेज आपका 3 रुपए कम हो गया। अगर पहले 100 रुपए खर्चा हो रहा था एक मुर्गी पे, तब x माइनस 3 रुपए होता है। लेकिन अब मुर्गी कितनी है? 260 मुर्गियों का खर्चा x माइनस 3 बराबर होना चाहिए, इसको मैंने इक्वल कर दिया, इक्वल कर दिया। अब बताओ यहां से क्या आएगा, ये 260x, ये 120x, तो डिफरेंस आएगा 140x बराबर क्या आएगा बेटा, बराबर 260 या 780 माइनस का 780, माइनस 780 जब उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 780 में 50 जोड़ेंगे 830, तो 4830 रुपए आ गया, जीरो से जीरो चला गया, तो x की वैल्यू आ गई 483/14 क्योंकि 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 राम 63, 69/2, यानी कि एवरेज खर्चा 69/2 रुपए आ गया, 69/2 रुपए एक मुर्गी का। आपसे पूछा मुर्गियों का ओरिजिनल खर्चा कितना था, तो 120 गुणा x, 120 गुणा x का मान 69/2 है, 2 से 120 60 बार कट जाएगा, तो 3600 और 540 यानी कि मेरे दोस्तों 4140 रुपए, 4140 रुपीस मुर्गियों का ओरिजिनल खर्चा था। ए ऑप्शन 4140 आंसर। क्या बच्चों आप ऐसा सवाल कर लोगे आप पेपर में? अगला सवाल करो, अगला टाइप बेटा, करो जल्दी से, करो करो। चौबीस स्टूडेंट्स की एवरेज एज 15.5 साल है। द एज ऑफ टीचर इज 24 ईयर मोर देन द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट एट टीचर। एक टीचर की जो एवरेज एज है वो सारे स्टूडेंट और टीचर की एवरेज एज से 24 साल ज्यादा है। व्हाट इज द एज ऑफ टीचर? टीचर की एज क्या है, सवाल में आपसे पूछा टीचर की एज क्या है। करो मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, जिस बच्चे ने सवाल कर लिया वो मजा आ जाएगा आपको, करके बताइए। 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। 24 स्टूडेंट की एवरेज एज 15.5 साल है, आपके पास एक 24 स्टूडेंट है, 24 स्टूडेंट, इनकी जो एवरेज एज है वो 15.5 साल है, एवरेज एज 15.5 साल। ठीक बात को समझे, 24 स्टूडेंट की औसत उम्र 15.5 साल है। अब एक टीचर भी है, एक टीचर भी है मेरे दोस्तों, सवाल बोला है इस टीचर की जो एज है वो सभी स्टूडेंट और टीचर की एवरेज एज से 24 साल ज्यादा है। सवाल में ये कहा गया है कि भाई ये जो टीचर है, अकेला टीचर, इस टीचर की जो एज है वो जितने 24 स्टूडेंट और ये एक टीचर, इनका जो भी एवरेज, यानी कि इनका जो भी एवरेज एज है एक्स मान लीजिए, सपोज अगर 24 स्टूडेंट और एक टीचर, इनकी एवरेज एक्स है, सब 24 स्टूडेंट प्लस एक टीचर मिलाकर जो भी एवरेज बनता है उससे 24 साल ज्यादा है। टीचर की जो एज है उस सारे स्टूडेंट प्लस टीचर के एवरेज से 24 साल ज्यादा, यानी कि टीचर की एज है एक्स प्लस 24 साल। अगर टीचर की एज है एक्स प्लस 24 साल, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई। आपसे पूछा टीचर की एज कितनी है, कौन करेगा, फटाफट बताओ जल्दी से। सवाल डेविएशन से भी हो जाएगा, एलिगेशन से भी हो जाएगा, जो आपको पसंद है वो कर लीजिए। फिर से पढ़ लीजिए एक बार सवाल को। 24 स्टूडेंट की एज 15.5 साल है एवरेज। टीचर की जो एज है वो सारे के सारे स्टूडेंट और टीचर की औसत उम्र से 24 साल ज्यादा है, क्योंकि सारे स्टूडेंट और टीचर की एज अगर 1 साल है तो टीचर की एज एक्स प्लस 24 साल है मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा टीचर की एज कितनी है, आप पहले यहां बताओ टीचर की एज कितनी है, जल्दी से बताओ। देखो मेरे प्यारे भाई, डेविएशन वाला मेथड ये कहता है कि अगर टोटल एक्स है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां पर सभी लोगों की 24 स्टूडेंट है ना, अगर सभी लोगों की एवरेज एज एक्स है, अगर सभी लोगों की एवरेज एक्स है तो स्टूडेंट की भी एवरेज एक्स होनी चाहिए और टीचर की भी एक्स होनी चाहिए। अगर यहां पर सभी 24 स्टूडेंट प्लस एक टीचर की मिलाकर एज एक्स है, अगर यहां पर सभी की 24 स्टूडेंट और एक टीचर की एवरेज एज एक्स है तो स्टूडेंट की भी एवरेज एक्स होनी चाहिए और टीचर की भी एवरेज एक्स होनी चाहिए, लेकिन टीचर की एक्स प्लस 24 है, टीचर की 24 साल ज्यादा है, टीचर की 24 साल ज्यादा है। आप बोलोगे यहां से टीचर की 24 साल ज्यादा है, सभी की यहां पे सभी की जो एवरेज उम्र है वो एक्स है, तो भाई स्टूडेंट की भी एक्स होनी चाहिए और टीचर की भी एक्स होनी चाहिए, लेकिन टीचर की तो 24 साल ज्यादा है एक्स से, एवरेज से 24 ज्यादा है, तो अगर ये 24 ज्यादा है तो यहां बैलेंस करने के लिए 24 कम करना पड़ेगा, लेकिन ये स्टूडेंट कितने 24 स्टूडेंट है, तो 24 स्टूडेंट की एज 24 कम करनी पड़ेगी तो बटे 24 हो जाएगा, ये बराबर 15.5 दिया हुआ है, तो यानी कि x माइनस 1 15.5 के बराबर है, तो x की वैल्यू आ गई 16.5 साल। तो यहां से x का मान 16.5 साल आ गया, यानी कि सभी की जो उम्र है वो 16.5 साल है। टीचर की पूछी है तो 16.5 में 24 जोड़ेंगे 40.5 साल, तो टीचर की उम्र 40.5 साल है और ये आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। बोलो, अच्छा सवाल है ना? ऐसे सवाल चाहे कैसे भी हो डेविएशन से तुरंत होंगे। जैसे आपसे एक सवाल और लेता हूं, एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, ये देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भी, आपका आज कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, ये मेंस 2030 के पेपर पूछेगा, मेंस के पेपर में बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। 14 लोगों में से पहले 13 आदमियों का वजन 78 किलोग्राम, 14 लोग हैं, 14 लोगों में से 13 आदमियों का जो वजन है 78 किलोग्राम है एवरेज। 14 लोगों में से 13 आदमियों का जो वजन है वो 78 किलो है, 78 किलो। 14वें आदमी का वजन, 14वें आदमी का वजन सभी 14 व्यक्तियों का औसत वजन से 39 किलो ज्यादा है, तो हमारे पास 14 आदमी है, 13 आदमी का औसत वजन जो है 78 किलोग्राम है, तो 14वां जो आदमी है मेरे दोस्तों, यहां पे मैं नंबर लिख रहा हूं, जो 14वां आदमी है वो एक ही है, 14 आदमियों के जो 14वां आदमी है मेरे दोस्तों उसका जो औसत वजन है वो सभी व्यक्तियों का औसत वजन से 39 किलोग्राम ज्यादा है। अगर सारे लोगों का वजन x किलोग्राम है तो 14वें आदमी का वजन x प्लस 39 किलोग्राम है। आपसे पूछा 14वें व्यक्ति का वजन बताओ,
द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 13% अमंग 14% इज 78 kg। सवाल के अनुसार कि भाई अगर टोटल 14 लोग हैं, 14 में से 13 आदमियों का एवरेज वेट 78 किलोग्राम है। एवरेज वेट ऑफ 14% का जो वेट है वो ऑल 14 सारे लोगों के एवरेज वेट से 39 केजी ज्यादा है, 39 केजी ज्यादा है। 14वें आदमी का वजन बताओ, 14वें आदमी का वजन क्या होगा भाई? अगर सारे लोगों का एवरेज वेट x किलो है, अगर सारे लोगों का एवरेज वेट x किलो है तो इनका भी x किलो होना चाहिए और 14वें आदमी का भी x किलो होना चाहिए। तो डेविएशन का नियम ही कहता है अगर सारे लोगों का मैंने औसत वजन x किलोग्राम माना है तो इसका भी x होना चाहिए, इसका भी x होना चाहिए। पर सवाल के अनुसार जो 14वां आदमी है उसका वजन 39 किलोग्राम ज्यादा है, 39 किलोग्राम ज्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए 39 किलोग्राम कम करना पड़ेगा। लेकिन ये आदमी कितने? 13 आदमी है तो बटे 13, तो यानी कि इनका एवरेज होना चाहिए x - 3, 39 बटे 13 3, जबकि एवरेज है कितना? 78। तो x - 3 78 है तो x का मान 81 आ गया, 81। जब x का मान 81 आ गया तो सारे ग्रुप का एवरेज वेट 81 है। 14वें आदमी का कितना? 81 में 39 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों 120। तो 14वें आदमी का वजन 120 किलो होगा। आंसर इस सवाल का डी ऑप्शन है, 119 नहीं 120 किलो। क्या है भाई? तो एवरेज इनकम हो जाती है 19,000 रुपए। कितनी हो जाती है एवरेज इनकम? 19,000 रुपए हो जाती है, 19,000 रुपीज। और मैनेजर की इनकम 54,000 है, मैनेजर की इनकम 54,000 रुपए। पूछा के का मान क्या होगा? के का मान क्या होगा? क्या आप नहीं निकाल सकते बेटा? जीडी के पेपर का सवाल है। डेविएशन भी लग जाता है, एलिगेशन भी लग जाता है, दोनों रास्ते। 35 कर्मचारी हैं, एवरेज की है। अगर एक मैनेजर की इनकम भी शामिल कर लिया जाए तो एवरेज हो जाता है सभी का 19,000। मैनेजर की इनकम 54,000 के का मान बताओ। अगर एवरेज 19,000 है तो ये भी 19,000 होना चाहिए, ये भी 19,000 होना चाहिए। अगर एवरेज 19,000 है तो ये भी 19,000 होना चाहिए भैया 35 कर्मचारियों का, और ये भी 19,000 होना चाहिए। लेकिन ये तो 54 है। 19,000 से 54 कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? 19,000 से 54 35,000 ज्यादा है, 35,000 ज्यादा है, 35,000 ज्यादा है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर ये 35,000 ज्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए 35,000 कम करना पड़ेगा। कितने एम्प्लॉय पर? 35 एम्प्लॉय पर बटे 35, तो 35,000 बटे 35 1000, 19,000 में से 1000 घटाएंगे 18,000, तो के का मान 18,000 आ गया।